स्टाइल है, तुम्हें पता चल जाता, देख लो तुम बस। काम था वो अब होना ही नहीं है, सो वो काम कैंसिल हो गया आज ही मुझे पता चला सुबह कि वो काम होना ही नहीं है, तो प्लान ही कैंसिल हो गया। सो मैं क्या करूँ बेटा, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, हो गया तो हो गया, मेरी गलती थोड़ी है ना। अबे ढोकला नहीं खाएंगे हम, टेंशन मत लो, ढोकले वाले आ गए सारे, है ना, ये ढोकले वाले आ गए, ढोकले है। अरे सुन तो लो, सुनते ही नहीं हो बात को तुम, बेटा सुनते ही नहीं बात को, है ना, तुम बात अपनी कहानी चला जा रहे हो। अरे सुन तो लो भाई, सुन लो मेरी बात। सर आपने संडे को कॉम्पनसेट ले लिया था, अबे सुननी नहीं देना, आपने मतलब अपनी कहानी चलाई जा रहे हैं। सुन लो, बोलो तुम, बोलो पहले तुम बोलो, चलो तुम बोलो, मैं तुम ढोकला बना लो, सारे ढोकला बना लो। वो देखो, वी वांट जस्टिस, सुनील सर चीटर, है ना, कैसी बातें करने लग गए हैं। चलो सुनो बेटा, काम की है, अभी मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्लास करूंगा, तो आज जो थोड़ी देर बाद अभी क्लास के बाद ही मैं बता पाऊंगा। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि मैं आपकी कल की क्लास रख दूं और मैं सैटरडे ऑफ दे दूं। ध्यान से सुनना, मैं कल की क्लास रख लूं और मैं सैटरडे और संडे दोनों दिन ऑफ दे दूं। संडे तो वैसे भी ऑफ है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी मैं कल क्लास लेके सैटरडे ऑफ दे दूं। तो अभी ना कुछ भी फाइनलाइज्ड नहीं है चीजें, ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, और जैसा भी होगा, जो भी होगा आपके बेटा शेड्यूल में आ जाएगा, ठीक है, जैसा भी होगा, जो भी होगा आपके शेड्यूल में, आपके प्लानर में जुड़ जाएगा। आई होप पहले बात समझ में आ गई। टेस्ट हम मंडे को रख लेंगे, मंडे को रख लेंगे। सो टेस्ट वी विल कीप ऑन मंडे, सो फिक्स योर डेट ऑफ मंडे, दैट इज 20th। हम 20th को आपके साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है बेटा। टाइम होगा 6:30 to 8:30, 6:30 टाइम होगा बेटा, 6:30 मंडे को होगा टेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। बेटा मंडे को होगा टेस्ट हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, टेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एट 6:30 PM, ठीक है बेटा, ये होगा। हाँ जी बेटा, PM AM तो बेटा उठता ही नहीं, हाँ ठीक है। दूसरी बात, मैं अभी क्लास जो भी होगी बेटा आपके प्लानर में आ जाएगी, जो भी आपके प्लानर में आएगी क्लास, उसके अकॉर्डिंगली हम सारी क्लास लेंगे, ठीक है बेटा, ये बात भी क्लियर है। चलो पढ़ाई करते हैं और क्या, है ना, चलो पढ़ाई करते हैं बेटा, और क्या। चलो ये एक बच्चा क्या पूछ रहा है, सर आज मेरा फर्स्ट लाइव क्लास है, क्लियर बैकलॉग, आपने एक लेक्चर में कहा था कि आपने टाइम मैनेजमेंट कैसे बेटा, वो मेरी स्पेशल क्लास में मिलेगा बेटा, देख लेना, वो मेरी स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, ठीक है। हाँ बेटा मैं बता रहा हूँ यार, इस हफ्ते ना सारी खिचड़ी बन गई, इस हफ्ते ना बेटा सारी खिचड़ी बन गई, मेरा सारा प्लान तितर हो गया, सुबह। तो वो चक्कर क्या हुआ, आज ना सारे प्लान की एकदम से मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ कि भाई हुआ क्या ये, है ना। अच्छा वाला मैंने सोचा था कल जाना है, कल अपना काम निपटा के आ जाऊंगा, और सैटरडे संडे में आपके साथ जो भी टेस्ट सब कर लूंगा। और मैंने ये सोचा था कि आज मैं आपके साथ कॉस्टिंग का प्लान भी डिस्कस कर लूंगा, आज मैं आपके साथ कॉस्टिंग का रिवीजन प्लान डिस्कस करूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली आज भी नहीं हो पाएगा। तो मैं कोशिश करता हूं ये कॉस्टिंग का प्लान कल या परसों में आपका क्लोज कर पाऊं, ठीक है। तो फ्राइडे सैटरडे में किसी एक दिन मैं आपके साथ ये क्लोज कर दूंगा, ऐसा भी तक है। बाकी बेटा जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप्स वगैरह पे इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है, जो भी अपने टेलीग्राम चैनल वगैरह वहां पे मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। बेटा अभी मुझे भी नहीं पता क्या होगा, नहीं बेटा स्पेशल क्लास में होगा, मैं आपको बता दूंगा। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो यार, आई अंडरस्टैंड आप, मतलब आई अंडरस्टैंड, तो थोड़ा सा पेशेंस और रखो, और ये मैं डेफिनेटली आपके साथ कर दूंगा, ठीक है। चलो अब हम आज की क्लास को बेटा शुरू करते हैं। चलो आओ जो जी आ जाओ। हाँ बेटा तेरे को होली वाली डे मिलेगा, तो टेंशन मत ले, तो होली वाली तेरे को दे देंगे, तेरे को होली वाला दिन भी देंगे। सर प्लीज कॉस्टिंग का रिवीजन नेक्स्ट मंथ से करना, क्योंकि टाइम मिलना है। बेटा स्नेहा बताइए, सोचते हैं इसके बारे में, प्लान आउट करते हैं, ठीक है बेटा। चलो अब हम पढ़ाई कर लेंगे। आर यू गाइस रेडी? कल आपको बेटा काफी सारा मजा आया था, राइट। कल हमने आपके साथ एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी। क्या बातें बताई थी बेटा? मैंने आपको बड़ी सिंपल सी दो चार बातें बताई थी। भाई सबसे पहले हम क्या रेशियो रखेंगे वो हमें देखना, कितना डेट कितना इक्विटी कितना प्रेफरेंस। तो मैंने आपको ये बोला था कि भाई सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, अल्टीमेटली एमपीएस का मैक्सिमाइजेशन, एमपीएस ना हो पाए तो ईपीएस का मैक्सिमाइजेशन। फिर मैंने आपको कल ये बोला था कि अभी हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है जहां पर एग्जामिनर हमें खुद बता देगा, बता देगा कि भाई हमारा कौन से क्या ऑप्शंस है। फिर उसके बाद हमने कहा था हमारा ईबीआईटी जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है मिक्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर से, बट ईबीआईटी इज डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। हमने ये बात भी सीखी थी, और इसके बेस पर हमने कल आपके साथ 3 प्रश्न कंप्लीट कर लिए थे। वी कंप्लीटेड विद 3 क्वेश्चंस फ्रॉम यू। आई होप बेटा पहले मेरी बात समझ में आ गई यहां तक की, राइट। चलो अब मैं चलता हूं बेटा आज की कक्षा पर अपने अगले प्रश्न के साथ। अब देखो अगला जो प्रश्न है ना, बहुत ही उच्च वैरायटी का प्रश्न है। ये प्रश्न पेपर में भी आ चुका है और दोबारा भी आ सकता है, तो अब थोड़ा इसको ध्यान से हमें समझना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अब इसको हमें थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसे ध्यान से नहीं समझेंगे तब तक बेटा काम हमारा नहीं होगा, राइट। चलो थोड़ा उच्च कोटि का प्रश्न, इस उच्च कोटि के प्रश्न के बाद हम लेवल 2 पर चलेंगे। अभी लेवल 1 है तो लेवल 2 पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए बेटा ये देखते हैं, चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो वी आर डूइंग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर ऑफ आईसीएआई मॉड्यूल, एंड हियर वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 4। चलो करें तो देखिएगा, फॉलोइंग डेटा आर प्रेजेंटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एसके लिमिटेड। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बता दिया, इंटरेस्ट और डिबेंचर बता दिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इनकम टैक्स आ गया, आफ्टर टैक्स आ गया, नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस और एमपीएस। पहले बेटा ध्यान से बात देखना, आपको ईपीएस भी बता दिया, आपको एमपीएस भी बता दिया। तो क्या मैं इन दोनों से इंटरप्रेट कर सकता हूं कि मेरा करंट पीई रेशियो वुड बी 25 डिवाइडेड बाय 2.5 बोले तो 10? क्या पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? आपको ना बेटा ये डेटा मिस कर दिया एग्जामिनर ने, ये डेटा बेटा क्या कर दिया, मिस कर दिया। अगर ये डेटा मिस कर दिया तो ये वाली वैल्यू आ सकती है, ठीक है। कंपनी इज प्लानिंग टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट रिक्वायरिंग अ टोटल कैपिटल आउट 40 लाख। कंपनी को 40 लाख का खर्चा करना है। You are informed that a debt equity अब वो निकलेगा कैसे? वो निकलेगा डेट अपॉन में डेट प्लस इक्विटी हायर देन 35%, पुश द केई अप टू 12.5% मींस रिड्यूस पीई रेशियो टू 8। अब इसका क्या इंटरप्रिटेशन है ये भी मैंने आपको बताया था। बेटा हमारा पीई रेशियो होता है 1 अपॉन केई, 1 अपॉन 0.125 बोले तो 8, यही हो रहा है। कह रहा भाई अभी हमारा 10 है, बट अगर मेरा डेट इक्विटी रेशियो 35% से ज्यादा होगा तो मेरा केई जो है वो 12.5 पर आ जाएगा और पीई रेशियो बेटा मेरा 8 हो जाएगा। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? And rises the interest rate on additional amount at 40. Find out probable price of the share if additional funds raised as loan amount is raised by issuing equity shares. तो आपसे दो बातें पूछ रहा है।
एक्स्ट्रा पैसा लोन से लिया, दूसरा बेटा एक्स्ट्रा पैसा इक्विटी शेयर से लिया, रिटेन्ड अर्निंग 1.2 करोड़ की है। चलो आराम एनालाइज करें पहले क्वेश्चन को, आराम से पहले सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं। देखो दोस्तों, हमने जब आपके साथ कल अपनी क्लास करी थी तो हमने कुछ बातों पे फोकस करा था कि भाई देखो, हमारे बिजनेस पर, हमारे ईबीआईटी पर इंपैक्ट नहीं आता, तो मतलब मेरा जो ईबीआईटी होगा वो बेटा एक्जिस्टिंग रेट ऑफ रिटर्न पर ही आ जाएगा अगर कुछ नहीं गिवन। अब हमें ये बता दिया कि कंपनी 40 लाख रुपए लगाने वाली है, बट ये तो बताया ही नहीं कि ये 40 लाख कमाएंगे कितना, हाउ मच वी आर गोइंग टू जनरेट फ्रॉम दिस 40 लाख ऑफ रुपीस। ये तो 40 लाख बेटा, इससे हम कितना कमाने वाले हैं ये तो क्वेश्चन में बताया नहीं। तो अगर ये क्वेश्चन में नहीं बताया तो बेटा क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा कि जो एक्जिस्टिंग रेट है उससे ही कमाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक्जिस्टिंग में ये तो बता दिया कि 52 लाख कमाया, बट एक्जिस्टिंग कैपिटल ही नहीं बताई। बताओ जरा बताओ, क्या हमें बताया एक्जिस्टिंग कैपिटल कितना था बिजनेस में? अभी तक के क्वेश्चन तो हो जाते थे बेटा, तो बताया नहीं। तो अब ये है आपका सबसे पहला पॉइंट बेटा। अब मुझे सबसे पहले यहां पर निकालनी पड़ेगी अपनी एक्जिस्टिंग कैपिटल। एक्जिस्टिंग कैपिटल बोले तो हम सबसे पहले बनाएंगे करंट कैपिटल एम्प्लॉयड। तो अगर मैं करंट कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूं तो बेटा कैसे, सबसे पहले हमारे पास आएगा इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस प्लस डिबेंचर्स। बेटा ये तीन चीजें हमारे पास आएंगी। सर कैसे पता चला आपको? मैंने कहा देखो भाई, इक्विटी शेयर्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर गिवन है तो डिबेंचर भी आएगा, और लास्ट में रिजर्व एंड सरप्लस बता दिए। तो अलग अलग टुकड़ों में डेटा दिया है, अलग टुकड़ों में डेटा दिया है। तो एग्जामिनर बेटा बहुत ही चतुर चालाक है, आपको दिख रहा होगा। इक्विटी की बात करें, 8 लाख शेयर्स है 10 रुपए का एक, 8 लाख शेयर्स है 10 रुपए का एक, तो 8 लाख इंटू 10 रुपए ये हो गया। रिजर्व एंड सरप्लस 1.2 करोड़ बोले तो बेटा 120 लाख हो गया। अब मैं बात करता हूं डिबेंचर्स की। हम इंटरेस्ट देते हैं 12 लाख का, इंटरेस्ट देते हैं 12 लाख का 12% पर, यानी कि दोस्तों मेरे पास 12 लाख इज रिप्रेजेंटिंग 10% ऑफ द वैल्यू। तो अगर मैं यहां से देखूं तो बेटा ये हो गया 80 लाख प्लस 120 लाख, दोनों मिलाकर बेटा हो गया ये तो 2 करोड़ हो गया, प्लस 100 लाख इसका और जोड़ लो तो टोटल मिलाकर 300 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। पहले बेटा ये बात समझ में आ गई। तो हमारे पास जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आया वो 300। अब यहां पर देखते हैं हमारे पास हम कितना सोच रहे थे बेटा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। एडिशनल इन्वेस्टमेंट कंपनी सोच रही थी वो करेगी 40 लाख का, तो इसका मतलब न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड बचे कितना हो गया, 300 लाख। एग्जिस्टिंग है 40 और जुड़ गया, तो हमारे पास 340 लाख का इन्वेस्टमेंट। अब इसका मतलब अगर न्यू ईबीआईटी निकाल, अभी कमाते हैं बेटा 52 लाख, बाय इन्वेस्टिंग 300, अब हम लगाने वाले हैं 340, तो बता कमाएंगे, बताइए जी 58,93,333। पहले दोस्तों ये वाला पार्ट सबको समझ में आया? एक बच्चा 8 लाख के लिए बोल रहा था बेटा, 8 लाख नंबर ऑफ शेयर्स है, हमें अमाउंट चाहिए तो 10 रुपए का फेस वैल्यू उससे मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल क्लियर, राइट? यहां तक भी हो गया, पहले बच्चा सबको समझ में आ गया। चल अब यहां तक की अगर बात समझ में आती है, अब इसके अंदर बेटा नेक्स्ट, अभी तो ट्विस्ट अभी शुरू हुआ बेटा, इसके ट्विस्ट। अब यहां पर ना एग्जामिनर ने मुझे सारा डेटा इस डेट इक्विटी रेशो से भी लिंक करके दे दिया। भाई एग्जामिनर ने कहा आपको डेट इक्विटी रेशो भी देखना है, अगर डेट इक्विटी 35% के बियॉन्ड चला गया तो आपको ये बातें भी याद रखनी है, और अगर ये लेस देन 35 है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे सामने दो ऑप्शन है, या तो एडिशनल पैसा लोन या एडिशनल पैसा बेटा इक्विटी, दोनों में से कोई एक। अब दोनों में से कौन सा सर? तो मैंने कहा दोनों के लिए कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कहेंगे इफ एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रेज्ड एज लोन, अगर हम इसको एज अ लोन रेज करें तो बेटा क्या होगा? तो अब मेरे को तो हर एक में क्या निकालना है बेटा, इक्विटी रेशो। तो हमें क्वेश्चन ने बोला भाई साहब निकाल लेना डेट इक्विटी रेशो, तो ये कैसे निकल जाएगा, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यही हो जाएगा बेटा आपके पास। तो अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास बेटा डेट कितना हो जाएगा, हमारे पास अभी 100 लाख का डेट है, हमारे पास दोस्तों अभी 100 लाख का डेट है, और हम 40 लाख का और डेट ले लेंगे, तो मतलब 100 अभी है, 40 का एज अ डेट आ गया, फिर हम कहेंगे बेटा 100 अभी है, 40 का और आ गया, और इक्विटी बेटा 200 लाख है। तो यानी कि अब इसको हमें परसेंटेज में दिया हुआ है, तो अगर मैं परसेंटेज में देखूं 140 लाख डिवाइडेड बाय 340 लाख, तो आप बता रहे हो 41.18%। अब बताओ जी ये रेशो 35% से ज्यादा हो गई, तो अपन यहां लिखते हैं सिंस हमारा जो डेट इक्विटी रेशो है वो कितना हो गया, 41.18% इज ग्रेटर देन 35%, तो इसका मतलब हमारा जो नया पीई रेशो होगा वो हम 8 टाइम्स लेंगे। साथ साथ जो इंटरेस्ट होगा ऑन एडिशनल लोन बेटा वो कितने पर लगेगा सर, वो भी हमें 14% पर मिलेगा। एडिशनल लोन जो है वो भी 14% पर मिलेगा, और ये 8 टाइम्स, ये दोनों बातें बेटा क्वेश्चन में बोली थी कि ये 12.5 मतलब पीई 8 हो जाएगा, एडिशनल अमाउंट बेटा 14%, ये दोनों की दोनों बातें हमारे पास रहेंगी, राइट? और डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी बेटा क्वेश्चन में बोला था, इसलिए मैं डिनोमिनेटर में डेट इक्विटी दोनों ले रहा हूं। अब इसका केस नंबर 2 करते हैं। केस नंबर 2 इज इफ एडिशनल अमाउंट हमने रेज करा, एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज रेज्ड एज इक्विटी, अगर हमने इसको एज अ इक्विटी रेज करा तो क्या होगा? तो अगर हमने इसको एज अ इक्विटी रेज करा तो फिर से हमें क्या निकालना पड़ेगा बेटा, डेट इक्विटी रेशो। तो अब ये हो जाएगा डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो अब की बार डेट तो बेटा 100 लाख ही है, अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 लाख का डेट है, 200 लाख का इक्विटी प्लस 40 लाख अब इससे आ गए, तो अगर हम यहां पर देखें तो ये हो जाएगा 100 लाख डिवाइडेड बाय 340 लाख करिए बेटा कितना, 29.41%। अब यहां पर क्या हो रहा है सर, यहां पर आपका डेट इक्विटी रेशो जो है वो आपका 29.41% है, दैट इज लेस देन 35% है, तो यहां पर बेटा पीई रेशो विल रिमेन 10। आई होप पहले बात समझ में आ गई। मैं यहां पर लिख भी देता हूं कि भाई हमारा एग्जिस्टिंग पीई रेशो हमने कैसे निकाला, तो एग्जिस्टिंग पीई रेशो 25 डिवाइडेड बाय, लिख देता हूं बेटा एमपीएस अपॉन ईपीएस, दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2.5 इज इक्वल टू 10 टाइम्स। क्या दोस्तों पहले यहां तक की बात समझ में आई है? बोलो जी। अब मुझे तो फाइनली डिसाइड करना था कि दोनों में कौन सा ऑप्शन बढ़िया है, और इनफैक्ट मुझे
क्वेश्चन ने बोला था आप अपना प्रोबेबल मार्केट प्राइस बताओ। तो अब मैं फाइनली आपके साथ यहाँ पर मार्केट प्राइस निकालने की कोशिश करता हूँ। तो मार्केट प्राइस जब हम निकालेंगे तो बेटा हमारे सामने दो रास्ते हैं, एक हमारे पास है इक्विटी का रास्ता और एक हमारे पास है दोस्तों डेट रास्ता। तो अगर मैं यहाँ पर खेलना शुरू करूँ तो मैं यहाँ पर कहूंगा बेटा सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ एमपीएस सबकी बात, तो एक बन जाएगा पर्टिकुलर्स, फिर हमारा फर्स्ट दैट इज डेट ऑप्शन हमारे पास आ गया, दूसरा हमारे पास हमारा इक्विटी ऑप्शन आ गया। तो हम इनकी बात करें तो बेटा यहाँ पर आंसर कैसे, सबसे पहले दोस्तों हमारे पास ईबीआईटी जो कि हम पहले ही देख चुके हैं 5893,333 और यहाँ भी 5893,333, फिर मैं माइनस कर देता हूं इसमें से इंटरेस्ट। अब बताओ बेटा इंटरेस्ट, अब यहां पर थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी बेटा। इंटरेस्ट 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 सबसे पहले तो एग्जिस्टिंग वाला मेरे दोस्त, अब की बार हमें ऑलरेडी 12 लाख का इंटरेस्ट दिया हुआ है, हमने 100 लाख का डेट तो पहले से मार्केट में रेस करा हुआ है, तो वो जो 1 करोड़ या 100 लाख का डेट है वो तो 12 पर ही रहेगा, उसका रेट तो नहीं देगा। तो यानी कि बेटा वो तो आपका 12 पर ही रहने वाला है, दैट इज एग्जिस्टिंग, तो ये आपका 12 लाख ही रहने वाला है, राइट। आपका न्यू डेट आएगा, अब न्यू डेट अगर मैं पहले में बात करूं 40 लाख का डेट लिया 14% पर, सो दिस इज योर न्यू डेट। तो अगर आप बता रहे हो इसका है 5,60,000 यहां, अब दिस विल फाइनली गिव्स अस आवर ईबीटी, ये मेरा ईबीटी निकलेगा, राइट। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर बता रहा हूं, हमें बेटा मार्केट वैल्यू टोटल के बेस पर निकलती है हमेशा, इंक्रीमेंटल वाला तो सिर्फ इवैल्यूएशन के लिए होता है। हमारा जब मार्केट प्राइस होता है तो वो कंपनी एज अ होल का होता है, एक नई मशीन के लिए कोई अलग प्रोजेक्ट नहीं निकलता, तो एज अ कंपनी एज अ होल आपका मार्केट प्राइस निकलेगा। तो इसीलिए हमें पूरा लेना होता है, एग्जिस्टिंग और न्यू दोनों लेके लेना होता है, गॉट इट। अच्छा इधर बेटा 4693,333, फिर इसमें से माइनस कर देते हैं टैक्स जो कि है एट द रेट ऑफ 50%। तो अगर हम इसमें से टैक्स तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा सर, हमारे पास आ जाएगा ईएटी। तो बता रहे हो 206667 आ रहा होगा, मैं राउंड अप करके कर देता हूं, और ये हो जाएगा 23466667। तो अब आप बताइए बेटा ये 206667 है ना, ये नहीं ये 6666 कर देते हैं, और 23466666, राइट। फिर अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो बेटा यही बन जाएगा यही। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, आप ध्यान से फिर से कल भी बताया था, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया जहां पर एग्जामिनर आपको परेशान करता है। चलिए ध्यान से सुनिएगा, 8 लाख तो अभी है, यहाँ पर नया सारा पैसा डेट से आया, तो यहाँ तो 8 लाख, 8 लाख अभी है, 40 लाख और चाहिए। तो बताइए बेटा 40 लाख डिवाइडेड बाय 40 लाख डिवाइडेड बाय कितना, 10। वेरी गुड बेटा, शाबाश। अबे लल्लू लाल, कल भी बताया था सबसे पहले नेट प्रोसीड इशू प्राइस, अगर ना गिवन हो तो मार्केट प्राइस। अभी तो बताया मार्केट प्राइस बेटा 25 रुपए है, तो भाई मैं 25 रुपए वाली सामान को 10 का क्यों बेचूंगा, मैं 25 रुपए वाले सामान को 10 रुपए का क्यों बेचूंगा, तो मुझे तो बेटा 25 रुपए वाले सामान को कंसीडर करना पड़ेगा। आई होप दोस्तों बात समझ में आ गई। हाँ जी, अब याद आ गया बेटा, भाई हम क्यों बेचेंगे सस्ते पे भाई जब हमारा महंगे पर बिक रहा है। तो यानी कि अब हमारे नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए बच्चों, 9,60,000, ठीक है। अब हमारे पास फाइनली चल जाएगा ईपीएस, तो बताइए बेटा ईपीएस कितना पहले वाले में 2.44, अच्छा ये 58 है, ओके। और ये वाला बेटा ये वाला है 2.44, ओके। अब मैं अगर बात करूं बेटा पीई रेशो की, तो डेट वाले ऑप्शन में पीई रेशो 8 हो गया था, इस वाले ऑप्शन में 10 रहेगा। तो अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके अपना प्रोबेबल एमपीएस निकाल सकते हैं, तो 24.40 और यह बता रहे हो 20.60। अब बताओ जी कैसा लग रहा है, आया मजा, थोड़ा उच्च कैटेगरी का क्वेश्चन करके थोड़ा सा हमने मतलब लेवल बढ़ाया, थोड़ा सा लेवल बढ़ाया, समझ में आ गया बेटा। अब कोई आपके मन में कोई डाउट है तो आप पूछ लो बेटा, अभी कोई डाउट है तो पूछ लो, वरना मैं एक और डाउट क्रिएट करूंगा, वरना बेटा मैं डाउट क्रिएट करूंगा, आप नहीं पूछोगे तो मैं डाउट क्रिएट करूंगा, हाँ मैं डाउट क्रिएट करूंगा अभी। तो चलो एक काम करते हैं बेटा, पहले अपन ना एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। पहले अपन एक बार इसको कॉपी कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर बेटा इसके अंदर और मजे कैसे ले सकता है, ठीक है। मैं फिर आपको बताऊंगा एग्जामिनर इसके अंदर और मजे कैसे ले सकता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो पहले बेटा आप इसको कर लो कॉपी, है ना। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4, करो बेटा। डोरेमोन आपको बताया जब क्वेश्चन ने कंडीशन डाल ली है कि आपको डेट इक्विटी रेशियो से उसने लिंकिंग कर दिया है, 4 नंबर क्वेश्चन बेटा, डेट इक्विटी रेशियो से उसने लिंक कर दिया, तो मुझे निकालना तो पड़ेगा ना, बिना उसके मैं कैसे सजेस्ट कर पाऊंगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वी हैव टू डू दिस। बेटा समझा, मैंने आपको बोला था अल्टीमेटली इट इज द मार्केट प्राइस जिसके बेस पर हमें डिसीजन लेना है, बट पिछले क्वेश्चंस में मार्केट प्राइस नहीं था, तो इसलिए हमने बेटा ईपीएस के बेस पर काम करा था। बट सर इस बार पी रेशियो के लिए इन्फो दिया होता है, इस बार पी रेशियो के लिए इन्फो दिया होता तो कैसे दिया, तो था वैसे ही तो निकाला, और कैसे निकाला बेटा, और कैसे निकाला, परम हमें दिया था उसी से तो यूज करा, है ना बेटा। ना दिया होता तो वाली बात ही नहीं है ना बेटा, आएगा ही आएगा आपके पास, है ना। चलो जल्दी से करो, तब तक ये 2 डाउट है, पी रेशियो से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं। स्लोली बेटा, ये आपको मैंने पी रेशियो का जो कांसेप्ट बताया था, आपको पूरा डिटेल में बताया था पी रेशियो का मतलब क्या होता है, क्यों निकालते हैं। तो क्लास नंबर 1 में जब मैंने ये कांसेप्ट बताया था, पूरा डिटेल बताया, तो बेटा मैं तो शेयर मार्केट भी दिखाई थी तुम्हें, मेरे को लगा भूल गए। हाँ जी बेटा जल्दी करिए कॉपी, शाबाश फटाफट। स्लोली याद आ गया बेटा, मैंने आपको बताया था बेटा पी रेशियो का एमपीएस अपॉन ईपीएस, हमें फ्यूचर का ईपीएस निकालकर एक्सपेक्टेड मल्टीप्लाई कर लेते तो अंदाजे वाला मार्केट प्राइस आ जाता है। और मैंने आपको बोला था बेटा कि यहां से अंदाजे वाला आता है, एक्चुअल तो डिमांड सप्लाई पर डिपेंड करेगा, जितने मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं सब कुछ वाला। आपको पता है मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, ये ना चांस की बात है। कल आपको पता होगा, अब अभी वर्ल्ड में न्यूज़ सुनते रहते हो, कल अमेरिका ने आफ्टर सो लॉन्ग अपना वो एक रेट बढ़ाया, कल अमेरिका ने अपना एक बेसिक वहां का जो रिजर्व बैंक है बेसिकली उसका रेट बढ़ाया 0.75 से। आपको पता है जिन बच्चों ने मेरे से इकोनॉमिक्स पढ़ी थी ना लास्ट बैच के, कल उस बच्चे का एक मैसेज आया इंस्टाग्राम पर, कहते हैं सर आप यकीन मानना जब आपने रेट बढ़ाया ना मैं तो सुबह डिस्कशन करने लग गया
मैं तो इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूं लोगों से, मैं उन्हें समझा रहा हूं इस रेट बढ़ने से क्या होता है, क्योंकि आपने जो इकोनॉमिक्स हमारे दिमाग में घुसाई है ना, वो लाइफ लॉन्ग के लिए आ गई है। मतलब ठीक है, हमने पढ़ाई कर ली, पेपर भी दे दिया, सब कुछ हो गया, बहुत मजा आ गया, बट वो दिमाग में इतनी सेट हो चुकी है ना, अब मैं लोगों को इसकी इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं, ले भाई इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये इंटरप्रिटेशन हो गया। देन ही टोल्ड मी कि सर मैंने तो आईसीएआई में जाकर एक प्रेजेंटेशन भी दी थी इन्फ्लेशन और इन सब चीजों के ऊपर। सो ही गिव अ प्रेजेंटेशन, जो भी कंपटीशन वगैरह होते रहते हैं, कह रहे सर वो आपसे पढ़ा था, इतना मजा आया, एंड इवन पीपल ओवर देयर अप्रिशिएटेड माय नॉलेज कि यार मतलब तेरे को बहुत कुछ आता है यार, बहुत अच्छी बात है। तो मैंने कहा चलो बहुत, आज ही सुबह मैसेज आया उस बच्चे का, तो मैंने कहा चलो बढ़िया है। एक बच्चा पूछ रहा है सर ये डेट इक्विटी वाला बता दो, तो बेटा डेट इक्विटी वाला भाई मैं फिर से बता रहा हूं, क्वेश्चन ने हमें बोला था कि आपको ऐसे निकालना है डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, और ये जो निकालना है इसका तरीका भी क्वेश्चन ने दिया था और इस परसेंटेज को क्वेश्चन ने बताया। डेट हमारे पास 100 लाख का, इक्विटी हमारे पास 200 लाख का, तो एक बार डेट बढ़ा दिया 40-40 लाख में, एक बार इक्विटी बढ़ा दिया, सिंपल बेटा परसेंटेज निकाला। करिए बच्चों, जल्दी जल्दी करिए। आज हम फिर ना आपके साथ कुछ नेक्स्ट लेवल की पढ़ाई करते हैं। अभी आपको कुछ और बातें बताऊंगा पहले, फिर हम नेक्स्ट लेवल पर चलेंगे आपके साथ एकदम बढ़िया वाला, फिर आपको पढ़ाएंगे। नहीं बेटा मैं फाउंडेशन में इंटर की बात कर रहा हूं बेटा, हमारा सब्जेक्ट का नाम फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस है ना, तो मैं उस इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, बट मैं पढ़ाऊंगा बेटा एफएम के कंप्लीट होने के बाद, क्योंकि वरना क्या होगा सब खिचड़ी बन जाएगी, ना तुम्हें एफएम याद रहेगा ना तुम्हें इकोनॉमिक्स याद रहेगा, तो इसलिए मैं हमेशा एक एक करके करता हूं, पहले कंप्लीट करो फिर दूसरा पढ़ाओ, वरना क्या होगा सब खिचड़ी बन जाएगा, ना तुम्हें समझ में आएगा ना कुछ फायदा होने वाला है। बेटा आकाश पांचवी बार ये डाउट बता रहा हूं, पांचवी बार बेटा डाउट बता रहा हूं भाई, क्वेश्चन ने मुझे बोला है ये ऐसे निकालना है, इसीलिए ऐसे निकाल रहा हूं। ठीक है दोस्त मेरे, क्वेश्चन ने मुझे बोला है ये डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी करके निकालना है, तो बेटा इसलिए निकाल रहा हूं। चलो दोस्तों जल्दी जल्दी कॉपी करिए प्लीज, फटाफट जल्दी जल्दी कॉपी करिए बेटा, फटाफट फटाफट, शाबाश। अच्छा एक बात पूछूं, एक जनरल बात पूछ रहा हूं, कॉपी करते हो। इसके बाद पहले आसान चैप्टर पढ़ना चाहते हो या मुश्किल? इसके बाद चैप्टर कौन सा पढ़ना है, आसान या मुश्किल? पहले ये बता दो, क्योंकि देखो अगर मुश्किल पढ़ना है तो फिर मैं एक बड़ा चैप्टर बेटा वो स्टार्ट कर दूंगा, आसान पढ़ना है तो मैं फिर आसान वाला टाइप शुरू करूंगा। रेशोज में सबसे लास्ट में करवाता हूं, सब बच्चों को मैं बता दूं बेटा रेशोज मेरा लास्ट चैप्टर होता है, उसके पीछे का कारण ये है, उसके पीछे का बेटा कारण ये है क्योंकि रेशोज तक पहुंचते पहुंचते ना आप बहुत सारी चीजें सीख जाते हो, तो इसीलिए मैं रेशो सबसे लास्ट में करवाता हूं। चलो एक पोल लेते हैं, ठीक है, एक पोल लेते हैं। देखो मेरे पास ना अब दो रास्ते हैं इस चैप्टर के बाद। पहला रास्ता है कि मैं कैपिटल बजटिंग का चैप्टर उठाऊं, जो थोड़ा ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब उसमें दिमाग लगेगा बहुत ज्यादा, वो ट्रिकी है, उसमें दिमाग लगेगा। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं आसान वाला उठा लूं, आसान वाला पहले कर लेते हैं, फिर लास्ट में ट्रिकी ले लेंगे। मेरे को बस इस बात का है कि अभी हम आसान वाला ले लेते हैं, क्योंकि अभी ना बच्चों के बीकॉम के पेपर भी चल रहे हैं, तो बस मैं इसीलिए पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूं कि अभी पहले आसान ले लेते हैं। कई बच्चों के बीकॉम के पेपर चल रहे हैं तो पहले वो निपटा लेते हैं, तब तक वो आसान वाले थोड़े बहुत हो जाएंगे, फिर अपन मुश्किल वाला लेंगे, है ना। चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। अच्छा क्योंकि अगर मैंने नेक्स्ट चैप्टर शुरू करा तो उसके अंदर बेटा आपको पूरा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर पूरा दिमाग लगेगा और उसमें एक भी छुट्टी नहीं कर सकते आप। बेटा 200 लाख ये रहा बेटा इक्विटी का 200 लाख, 80 प्लस 120 ये रहा बेटा 200 लाख इक्विटी का, तो रिजर्व एंड सरप्लस इक्विटी दोनों मिलाकर बेटा 200 लाख हो गया। करिए बेटा ये वाला जल्दी से लास्ट टाइप करिए। आपके बच्चे हम ये तो ना पढ़ेंगे, ये भी आपका बेटा है ना। अब मैं बेटा क्या करूं, ये तो मतलब बड़ा खिचड़ी वाला काम है बेटा। 40 लाख का लोन है, 14% पर काम खत्म। बेटा जल्दी करो, प्रीवियस स्लाइड जल्दी करो बच्चा। बेटा मोनिका ये मैंने आपको कल बताया था बेटा पूरा, ये लास्ट क्लास में हमने बेटा एक्सप्लेन करा था ना मैंने कि ई निकलता है ईपीएस अपॉन एमपीएस, आपको बताया था P0 करके ईपीएस अपॉन P0 याद आ गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ईपीएस अपॉन P0 P0 एमपीएस हो गया, वो 1 अपॉन करके मैंने इंटरप्रेट करवाया था। चलो जल्दी जल्दी कॉपी करेंगे सारे बच्चे, फिर कुछ एक दो डाउट्स आ रखे हैं वो भी ले लेता हूं। चलो यहां तक हो गया बेटा। पहले बेटा ये तो ना एग्जामिनर की चालाकी है, वो 3 देके तुम्हें परेशान करता है। चलो बच्चे जल्दी से करो, मजा आ रहा है एफएम में अब जीवन लग रहा होगा, कुछ इंटरेस्टिंग कुछ तूफानी करते हैं, है ना। और जब अपने लॉजिक और फंडे क्लियर होते हैं तो मतलब एक अलग ही लेवल का सुख प्राप्ति का एहसास होता है, एक अलग ही लेवल का सुख प्राप्ति आ जाता है ना। चलो बेटा बीकॉम को तो छोड़ दो, है ना। बेटा मोहित मैंने बोला ही था कि G2 G1 से काफी कंपैरेटिवली आसान लगता है, उसके दो कारण है बेटा। पहला, जीवन में दुख भोग के आए हो, मतलब वो कष्ट तुमने झेल लिए, तो उसके कंपैरेटिवली अब ये वाले कष्ट थोड़े कम लगते हैं, तो अपने आप को अच्छा फील होता है। दूसरा, G2 के अंदर आपके 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है और वहां पर आपके 3 प्रैक्टिकल थे, 3 में से भी वहां पर आपके पास जो टैक्स और कॉस्टिंग है वो आप पहली बार पढ़ते हो तो वैसे बैंड बच जाता है। यहाँ पर सिर्फ एफए में जो पहली बार पढ़ रहे हो अकाउंट्स अपना दोस्ती होता है, ज्यादा टेंशन नहीं होती। तो इन ये ना बाय डिफॉल्ट नेचर बच्चों का, तो इसलिए होता है, ये बच्चों का नेचर होता है, तो टेंशन नहीं है मेरे को पता ही होता है। बेटा वो क्या होता है थोड़ा सा ना, मतलब क्या होता है थोड़ा सा ना, यू कैन से थ्योरेटिकल में आप फिर भी ना कॉन्फिडेंस ले लेते हो कि हाँ यार थ्योरेटिकल है हम इसको मैनेज कर लेंगे, है ना। प्रैक्टिकल में उतना ना मतलब कई बार वो गड़बड़ हो जाती है ना। अच्छा मैं पढ़ा भी अच्छा हमारे थैंक यू बेटा, है ना। अच्छा पवन कह रहा कल तो मैंने किसी की क्लास देखी और वहां पे सिर्फ फॉर्मूले रखवा रहे थे, तो बेटा तू बता देता, आओ कॉन्सेप्ट समझो, हमारे से आओ, हम समझा देते तुम्हें, है ना, हम ही समझा देते। कल मेरे पास भी किसी बच्चे का मैसेज आया, कहता मैंने भी कल सर कहीं पे देखा और मैं कहीं किसी और से पढ़ा था लीवरेज, मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्या था, फिर मैंने आपकी क्लास देखी तो मुझे पता चला ओह अच्छा ये लॉजिक है, अब तो बिल्कुल मतलब अलग लेवल हो गया। अच्छा मोहित ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी देख लिया, बेटा तू पढ़ ले, पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो तू ना मेरे को दुआएं देगा पढ़ के, जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेरा देख लेता है ना उसके बाद दिल से उसके सिर्फ मैसेज की दुआएं निकलती हैं, सर आप धन्य हो, आपने आप पहले कहां थे, मतलब पहले कहां थे आप, है ना। चलो
अब हम पढ़े बेटा, पढ़ाई अब आगे। चलो अब आगे बच्चे, अब हम पढ़ते हैं आगे। सुनो, अब जरा सुनो, अभी काम खत्म नहीं हुआ मेरा। मैंने अब पेपर चल रही है तो पहले वो निपटा लेते हैं, तब तक वो आसान आसान वाले थोड़े बहुत हो जाएंगे, फिर अपन मुश्किल वाला लेंगे, है ना। तो बेटा टेंशन नहीं है मेरे को पता ही होता है। बेटा वो क्या होता है थोड़ा सा ना, मतलब क्या डिफरेंट, इसमें क्या क्या बता रहा हूँ, मतलब एग्जाम वो कहता है हमने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, इसका मतलब पॉइंट अपना डेटा अनाउंस करता है, तो बेटा वो जनरली ये सारा डेटा बेसिस पॉइंट ऐसा होता है। सिमिलरली परसेंटेज के लिए हम कहते हैं 1% इज इक्वल टू 100 में डिफरेंट, इसमें क्या क्या बता रहा हूं, मतलब एग्जामिनर आपको और कैसे कैसे परेशान कर सकता है। तो देखो जी, सबसे पहले एग्जामिनर आपको बेटा इस तरीके से परेशान कर सकता है, जैसे अभी हमें बोला था रेट ऑन एडिशनल बोरोइंग विल इंक्रीज टू 14%, सीधा सीधा बोल दिया था। अब वो ये बोलेगा रेट ऑन एडिशनल बोरोइंग विल इंक्रीज बाय 200 बेसिस पॉइंट। अब की बार वो बेटा ऐसे शब्द बोल देगा। अब यहां पर एक नया नाम आ गया, सर ये 200 बेसिस पॉइंट। तो बेटा सुनो, जैसे अपन बोलते हैं 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा, बोलते हैं बेटा 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसा होता है। सिमिलरली परसेंटेज के लिए हम कहते हैं 1% इज इक्वल टू 200 बेसिस पॉइंट। आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो बेसिकली क्या होता है, जब भी हमारा आरबीआई अपना डेटा अनाउंस करता है तो बेटा वो जनरली ये सारा डेटा बेसिस पॉइंट में बोलता है। वो कहता है हमने 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, इसका मतलब 0.75%, जैसे कल की न्यूज़ थी तो वहां पर क्या था 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा, तो सिमिलरली 2% किसके बराबर हो जाएगा, 200 बेसिस पॉइंट। क्या दोस्तों पहले बात समझ, तो एक तो आपको ये वाला तरीका परेशान करता है। अब दूसरा पॉइंट ध्यान से सुनना, ये वाला पॉइंट है दूसरा पॉइंट बेटा क्या होता है, ध्यान से सुनना। एग्जामिनर थोड़ा और चतुर चालाक हो जाता है। आपको क्वेश्चन में इनकम स्टेटमेंट दी थी, इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया था ईबीआईटी जो भी था, फिर माइनस कर दिया इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%, 12 लाख। अब ब्रैकेट में लिख देगा, ब्रैकेट में एग्जामिनर ने लिख दिया इशूड आफ्टर 3 मंथ्स। क्या लिख दिया बेटा ब्रैकेट में, और की इनकम स्टेटमेंट जो भी दे रखी है उससे मेरे को मतलब नहीं है। अब की बार बता दिया ये 3 महीने बाद इशू करे थे, तो इसका मतलब दोस्तों, इसका मतलब ये 12 लाख 9 महीने का इंटरेस्ट है। तो इस केस में मेरा अमाउंट ऑफ डेट कितना हो जाएगा, 12 लाख डिवाइडेड 12% इंटू 9/12। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई, 12 लाख 12% इंटू 9/12, तो बेसिकली ये आ जाएगा 133.33 लाख। पहले दोस्तों बात समझ आई बेटा। अब की बार एग्जामिनर बोल रहा है कि हमने 3 महीने बाद इशू करे थे, इसका मतलब ये 9 महीने का इंटरेस्ट है, तो आपको इंटरेस्ट बेटा 9 महीने का लेना। ये भी एक पॉइंट है जहां पर एग्जामिनर आपको परेशान करता है। अभी और आगे बता रहा हूं, पूरा बता रहा हूं। अब दूसरा पॉइंट ये तो हो गया। अब आपसे मेरा सवाल है, जब मैं ये वाला एमटीएस निकालूंगा तो मैं एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना लूंगा, जब मैं ये वाला एमटीएस निकालूंगा तो एग्जिस्टिंग इंटरेस्ट कितना लूंगा, बताइए बेटा। एग्जिस्टिंग पूरे 12 महीने का लेंगे, तो वहां पर 12 लाख लिख दिया तो गलत हो जाएगा, वहां 133.33 का 12% होगा। क्या पहले बात समझ आई, क्योंकि एक बार ही तो 3 महीना लेट हुआ, अगले बार तो पूरा ही जाएगा, तो यहां पर पूरा इंटरेस्ट ही आएगा। कैसे लग रहे हैं दोनों पॉइंट, मैंने कहा था एग्जामिनर बेटा चतुर है, चालाक है। एग्जामिनर चतुर और चालाक है, आपको इंग्लिश में घुमाने की कोशिश करेगा, तो मेक श्योर अब आप ये दोनों पॉइंट्स अपने दिमाग में ध्यान से रखेंगे, ठीक है बेटा। ये दोनों पॉइंट्स अपने दिमाग में ध्यान से रखेंगे। ये एक आता है जहां पर वो बोल सकता है कि 3 महीने बाद इशू करेंगे, क्योंकि ये 9 महीने का इंटरेस्ट है, तो आप जब वैल्यू ऑफ डेट निकालोगे तो 9 महीने का लोगे। बट जब हम अगले साल की बात करें, जब हम नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर 3 महीने लेट थोड़ी होगा, तब तो पूरे साल का होगा। तो उस केस में यहां पर 133.33 लाख का 12% आप लोगे, जो भी नंबर आएगा वो आप देखोगे, तो वो पूरा 12% आएगा, वो प्रोपोर्शन नहीं आएगा। मैं यहां लिख भी देता हूं आपके लिए, इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर फॉर कैलकुलेशन, तो एमपीएस कैलकुलेशन में हो जाएगा 133.33 लाख का 12% बोले तो कितना बेटा, 16 बता दें कितना था, 16 लाख, ठीक है जी। तो ये दो बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। आप चाहो तो इनको नोट कर लो, देयर माइट बी अ नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी, ये होगा नेक्स्ट लेवल आपके पास आ जाए पेपर के अंदर, तो आपने नोट करना है, पीपीआर बना के कर सकते हो। नहीं बेटा मैं एग्जामिनर नहीं हूं, डोंट वरी, मैं एग्जामिनर नहीं हूं बेटा। मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पता है कि पास्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आ रखे हैं, तो कभी भी आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है ना। पास्ट में ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए दैट इज व्हाई मैं आपको पहले से बता देता हूं कि देखो भाई ये लेवल भी आ सकता है, सो यू शुड बी रेडी विद दिस। चलो जल्दी से, हां जी बेटा, वो तो नेक्स्ट के ही बनता है ना बेटा, वो तो नेक्स्ट के ही बनता है ना बेटा। चलो जल्दी से कॉपी करो बच्चा, करो शाबाश बेटा। फर्स्ट वाला सिंपल है, 200 बेसिस पॉइंट बोल देगा तो मतलब बेटा इंक्रीज के बेसिस पॉइंट होता है, 100 बेसिस पॉइंट 1% होता है, 100 बेसिस पॉइंट बेटा 1% होता है, तो 200 बेसिस पॉइंट 200%, तो एक ना लिखने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है वो। सो इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन कि अपन प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं, बट बच्चा अबे अभी तो चैप्टर शुरू हुआ है, श्रुति करिए कब तक चलेगा, अबे शुरू हुआ है अभी तो, माहौल तो बन रहा है अभी, और इसको तो पहले टेंशन हो रही है कब तक चलेगा, अभी बताओ मुझे, है ना। बेटा मैं हमेशा बोलता हूं, एज अ स्टूडेंट योर जॉब इज ओनली वन थिंग, टू लर्न द थिंग्स इन द बेस्ट एंड द इजीएस्ट मैनर, लेट ऑल थिंग्स रिमेन विद द एजुकेटर। नाम क्यों इतना परेशान होते हो, तुमसे ज्यादा मुझे तुम्हारी चिंता होती है कि मुझे टाइम पे खत्म करना है, मुझे सारी चीजें करनी है, तो मतलब टेंशन मत लो, है ना। वो सब चीजें मेरे लिए छोड़ दो, तुम इतनी टेंशन मत लो, वो मैं अपने आप संभाल लूंगा, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। चलो कॉपी हो गया बेटा सबका, पहले यहां तक जल्दी से बताओ, यहां तक हो गया बेटा। चलो अब मैं चलता हूं नेक्स्ट लेवल पर, है ना बेटा। सेकंड वाला मैंने बोला बच्चा, चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, आपको एग्जामिनर ने बोला
3 महीने बाद इशू करी है, यानी कि ये 9 महीने का है, तो इसको 9 महीने से डिवाइड करना पड़ेगा, तब निकल कर आएगा। बट जब मैं अगले साल की बात करूं तो अगले साल दोबारा इशू होगी, तो पूरे साल का इंटरेस्ट देना है, तो पूरे साल का 12% इंटरेस्ट देंगे, सिंपल। ठीक है, चलो अब एक दो बच्चों के डाउट्स आए हुए, मैं फटाफट से ये पहले डाउट बॉक्स खाली कर लेता हूं। ये बच्चे कुछ कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं एक बार देख लेते हैं। बच्चे कह रहे हैं, सबसे पहला ये तो मैंने बता ही दिया था, 12.5% का क्या यूज क्या है? आकाश बेटा कौन सा पूछ रहा है? 12.5% वाला मैं नहीं समझा। अच्छा, ये 12.5% बेटा, ये 12.5% का यूज ये है, मान ले एग्जामिनर ये बताता ही ना कि तेरा फ्यूचर का पी रेशो 8 है, यहाँ तो बड़ा शरीफ था, तो उसने बोल दिया कि 12.5 होगा, पी 8 है। अगर ये ना बताता तो मुझे इससे इंटरप्रेट करना पड़ता। अब समझ आ गया? मुझे बेटा उससे फिर इंटरप्रेट करना पड़ता, तब ये इसका यूज आता, बट इसमें अभी फिलहाल यूज आया नहीं। ठीक है ना, चलो इसके बाद अगला डाउट हमारे पास एक और है, सर अपन एक चीज कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा धीरे लिखते हैं वो समझाओ तो हम साथ में लिख सकते हैं। नहीं बेटा ऐसे में नहीं, अपना बाद में लिखो, कोई बात नहीं, जहां मेरे को जरूरत पड़ती है ना अपने आप। देखो मेरी ना आदत बनी हुई है तो लेट इट बी, ठीक है ना, एक आदत बनी हुई है तो बेटा लेट इट बी। ठीक है ना, चलो ये क्या बोल रहा है, सर इस चैप्टर के क्वेश्चन मैच नहीं हो रहे बुक से, प्लीज सॉल्यूशन बता दो। हिमांशु बेटा इसका एक ही आंसर है, क्योंकि इसमें कई सारे क्वेश्चन ना मैंने स्टडी मॉड्यूल के दिए हुए, तो वो आपके पूरे पूरे स्टडी मॉड्यूल में हो जाएंगे। समझ गए मेरी बात? जहां पर आपको बुक से नहीं मिलेंगे समझ लेना वो स्टडी मॉड्यूल है। गॉट इट बेटा हिमांशु? अब मेरी बात समझ में आ गई तेरे को हमेशा के लिए? ठीक है अच्छा, तो आगे जाके भी ऐसा होगा कुछ कुछ चैप्टर्स में जहां पे मेरे को लगेगा, तो होता क्या है बुक के अंदर तो मैंने बहुत सारा कंटेंट दिया हुआ है, बट देख मेरे को क्या होता है क्लास में मुझे लिमिटेड के अंदर सब कुछ कवर करवाना है, तो मैं क्या करता हूं, पहले अपना बेस अपन स्टडी मॉड्यूल से ले लेता हूं, फिर उसके बाद वहां पर बुक में क्या होगा, देखो डिटो क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कांसेप्ट से मिलेंगे, नंबर्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फर्क आ जाता है। गॉट इट? जैसे मैं तेरे को बताऊं, ये वाला क्वेश्चन भी बुक में है मेरी, बट वहां पर क्या होगा, नंबर्स अलग है, वहां नंबर्स अलग है। ये वाला जो मैंने कांसेप्ट बताया इसके लिए अलग से क्वेश्चन है, वहां पर क्वेश्चन है बुक में, तो उसका मैंने मेन पॉइंट बता दिया कि देखो ये दो मेन बातें हैं जो आपको काम आएंगी, तो इस तरीके से चलती है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, एंड नेक्स्ट इज ये रहेगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5। ये बेटा मैं आपको दे रहा हूं आपका होमवर्क। ठीक है, अब आज तो होमवर्क बनता है दोस्तों, ऐसा तो है नहीं कि हम होमवर्क नहीं देंगे आपको, तो ये आपका होमवर्क रहेगा बेटा। फिर हम चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन पर। अगला कौन सा है? 6। अब आ जाओ बेटा यहाँ पर अगले कॉन्सेप्ट पर। चलो सो नाउ पहले अब हम एक छोटू सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है, अब ये नाम तो छोटू सा कॉन्सेप्ट है, बट अब ये मेन कॉन्सेप्ट है। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि बेटा मैंने आपको बताया था अभी फर्स्ट लेवल पर क्या हो रहा था, एग्जामिनर हमें सारे ऑप्शंस बना रहा था कि भाई प्लान ए इतना इक्विटी इतना डेट, प्लान बी इतना, प्लान सी इतना। बट सर कभी हमें अब प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ी होगा कि हमें बता दिया जाए इतना इक्विटी इतना डेट। हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कितना इक्विटी कितना डेट, कब इक्विटी लगाएं, कब डेट लगाएं, कब प्रेफरेंस लगाएं, हमें कब कब कौन कौन सा हथियार यूज करना है, तो ये कैसे पता चलता है, थोड़ा रियलिटी। अब ये आपके पास तो एक छोटा सा टॉपिक है, बट मैं इसको थोड़ा डिटेल्ड इंटरप्रिटेशन पर लेकर चलूंगा ताकि आपको बेटा पता चले, समझ में आई चीजें। ठीक है, तो अब अगला 1 घंटा आपने मेरे साथ इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट बोल रहा हूं, इन्वेस्ट का मतलब यूज करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। ये जो मैं बताने वाला हूं बेटा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अमेजिंग सा कॉन्सेप्ट है। तो अपन फ्यूचर मतलब एग्जाम भी करना है, हमें प्रैक्टिकल सब मिक्स करेंगे। ठीक है, चलो अभी देखो बेटा, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको अपन बोलते हैं इंडिफरेंस लेवल। अब सर ये इंडिफरेंस लेवल क्या होता है, पहले तो ये समझते हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिफरेंस लेवल इज अ वेरी वेरी इजी एस्पेक्ट। इंडिफरेंस का मतलब पहले तो ये बताओ क्या होता है भाई। इंडिफरेंस का मतलब अगर हम सिंपल भाषा में बोले, दो चीजों के बीच में आप अलग अलग कुछ डिसीजन ना ले पाओ। सिंपल भाषा, एक बिल्कुल सिंपल बेसिक भाषा में बोल रहा हूं। देखो इंडिफरेंस लेवल ना बहुत सारी जगह आता है, ये एफए में भी आता है, कॉस्टिंग में भी आता है, बहुत सारी जगह आपको मिलेगा। तो आज ना वंस एंड फॉर इसको समझ के खत्म करते हैं। आज वंस एंड फॉर ऑल इसको समझ के खत्म करते हैं। तो बेटा इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझना है। बेटा इंडिफरेंस का मतलब हो गया एक ऐसा लेवल जहां पर अगर आपके सामने दो ऑप्शंस है तो आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट इज द सिंपलेस्ट मीनिंग। अब देखो ये ना कंटेंट और सब्जेक्ट के नेचर पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर मैं कॉस्टिंग में ये टॉपिक पढ़ रहा हूं तो मैं कहूंगा कॉस्ट जहां दोनों की बराबर। अगर मैं रेवेन्यू की टर्म्स में पढ़ रहा हूं तो जहां रेवेन्यू बराबर। अगर मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूं तो जहां मेरा क्या बोलते हैं, मेरा सेटिस्फेक्शन बराबर। तो ऐसे अलग अलग तरीकों से इसको इंटरप्रेट करा जाता है। पहले बात समझ में, कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल कि भाई जहां पर आप इंडिफरेंट हो जाओ, दो ऑप्शंस के बीच में यू आर अनएबल टू डिसाइड कि व्हिच इज बेटर, व्हिच इज, दोनों ऑप्शन बराबर हो जाए। अब हम यहां एफएम में कैसे पढ़ेंगे? अब एफएम में भी हम कैपिटल यानी कि फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, और हमने पढ़ा फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा एम क्या है, हमारा एम तो कैपिटल एप्रिसिएशन है। कैपिटल कब एप्रिशिएट होगी? जब एमपीएस बढ़ेगा। अगर एमपीएस ना गिवन हो तो ईपीएस देखेंगे। तो बस यही कॉन्सेप्ट है बेटा। तो इंडिफरेंस लेवल हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी। ये हमारे ईबीआईटी का लेवल है एट व्हिच ईपीएस ऑफ द टू ऑप्शंस, दो ऑप्शंस का बेटा ईपी ऑफ द टू ऑप्शंस विल बी इक्वल। भाई दो ऑप्शंस का अगर ईपीएस बराबर हो गया तो बताओ इसका मतलब मेरे लिए वो दोनों ऑप्शन बेटा इक्वल हो गए, सेम हो गए। अब मैं जिस मर्जी रूट से पैसा लूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों में कैपिटल एप्रिसिएशन बराबर। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं, मान लेते हैं मेरे पास है ऑप्शन नंबर 1। एक ऑप्शन है जिसमें मैं इक्विटी और डेट का इस्तेमाल करना चाहता हूं। कंपैरेटिवली मेरे पास एक ऑप्शन नंबर 2 है जहां पर मैं इक्विटी प्लस डेट प्लस प्रेफरेंस तीनों का इस्तेमाल करना चाहता हूं। तो अब मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे ये करना पड़ेगा कि मैं ईपीएस निकालूं ऑप्शन 1 का और मैं उसे इक्वेट कर दूं ईपीएस ऑफ ऑप्शन 2। अब मेरी बात ध्यान से सुन लेना बेटा। देखो आपको पता है मैं कोई फॉर्मूला तो करवाता नहीं, मैं तो फॉर्मूला खेलता नहीं, अपन तो लॉजिक से बात करेंगे। तो आइए जरा लॉजिक से बात करते हैं। अब हम ईपीएस निकालना परमानेंटली सीख लेते हैं, वैसे तो पिछले चैप्टर में सिखाया था, दोबारा सिखा देता हूं। ईपीएस परमानेंटली एक बार क्लियर कर लेते हैं। तो बेटा हमने अपनी इनकम स्टेटमेंट बनाई थी, उस इनकम स्टेटमेंट को फॉर्मूला बना देंगे। कैसे? सर हमें निकालना है ईबीआईटी, तो मैं अपना गेम स्टार्ट करूंगा ईबीआईटी से। ईबीआईटी में से सबसे पहले क्या पे हो जाएगा बेटा? इंटरेस्ट। तो बताओ बच्चों क्या बच गया? अपने मन में सोचते चलो ना, हम तो इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ईबीआईटी में से इंटरेस्ट क्या बच गया? ईबीटी। अब ईबीटी में से जाता है टैक्स, तो टैक्स के लिए 1 माइनस टी करते, बिफोर टैक्स वाले को आफ्टर टैक्स बना दिया। तो अब हम आ गए ईएटी। ईएटी में से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ईएटी में से माइनस होता है प्रेफरेंस डिविडेंड। बेटा वो है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ डेट ही है। तो यानी कि यही बन गया मेरा ईई, यही मेरा ईई। तो मैं इसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया बेटा? ईपीएस। अब इधर चलते हैं, कमाया ईबीआईटी, माइनस कर दिया इंटरेस्ट, तो बच गया ईबीटी।
फिर 1 माइनस की बेटा क्या बन गया, टैक्स काट के बेटा ईएटी। अब की बार आपके पास प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो भी ले लो, और होल डिवाइडेड बाय अगेन वी हैव नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो आपके पास बेटा क्या बन गया, ईपीएस। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करूंगा, सॉल्व टू कैलकुलेट ईबीआईटी। अब मैं इन दोनों को सॉल्व करके बेटा इनसे क्या निकालूंगा, मैं ईबीआईटी निकालूंगा। जो ईबीआईटी मेरा यहां पर निकलेगा बेटा वो मेरे लिए क्या बन जाएगा, वो मेरे लिए बन जाएगा मेरा इंडिफरेंस लेवल। क्या पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई? बेटा अदनान, यहां हम नॉर्मल ईपीएस निकाल रहे हैं बेटा, यहां कोई बिफोर टैक्स आफ्टर टैक्स नहीं है, तो नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, बस इनकम स्टेटमेंट मैंने इक्वेशन में लिख दिया और कुछ नहीं करा। ठीक है दोस्त, चलो अब मैं चलता हूं बेटा इसके नेक्स्ट लेवल पर। एक क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर आप ये सारा कॉपी कर लेना। ठीक है, तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6, SK Limited requires funds amounting to 80 lakh for its new project. To raise the funds, the company has the following alternative: issue equity shares so each amounting to 60 and borrow the balance at interest of 12, or issue equity shares of ₹100 each at par and 12% debenture in equal proportion. Income tax 30%. Identify the difference between the two modes of finance. And अब ये है मेन बात, and state which option will be beneficial in different situations. ये आपको मेन समझना है। पहला वाला पार्ट तो आसान है, वो तो हमारा हो गया। मेन है how to interpret this thing, कि भाई मेरे लिए कब कौन सा अच्छा है, कब मेरे लिए कौन सा बुरा है। That is the main game over here. समझाऊं बेटा? मेरा लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आपको मेरे को समझाना पड़ेगा। मैंने कहा था आज की पूरी 1 घंटे की क्लास लगभग इसी पूरे में बीत जाएगी जो बचा, ठीक है, क्योंकि आपको डिटेल में लेकर जाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं पहले इसके सॉल्यूशन पार्ट पर। अब दोस्तों मैं अगर इसके सॉल्यूशन पार्ट पर चलूं, आइए जरा ध्यान से समझते हैं। तो हमारे सामने बेटा दो ऑप्शन है, वी हैव टू ऑप्शंस विद अस, एक प्लान 1 एक प्लान 2, अल्टरनेटिव 1 अल्टरनेटिव 2, जो मर्जी बोल दो। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो बेटा क्या मैं बोलूं, फॉर इंडिफरेंस लेवल, भाई मुझे तो सबसे इंडिफरेंस पॉइंट निकालना है। फॉर इंडिफरेंस पॉइंट अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे ईपीएस ऑफ प्लान 1 शुड बी मेड इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान 2। बोलो जी बोलो। अब देखो प्लान 1 क्या था, 60 लाख रुपए का इक्विटी, यानी कि बोरो कितना करना पड़ेगा, 20 लाख। 60 लाख का इक्विटी बोरो हो जाएगा 20 लाख। तो बेटा देखिए हमने कमाया ईबीआईटी, इसमें से 20 लाख का लिया लोन जिस पर 12% इंटरेस्ट, तो ये 12% इंटरेस्ट। बोलो जी बोलो। ये बच गया ईबीटी, फिर इसमें 1.30 का टैक्स, ये बच गया बेटा ईएटी, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं, तो ये डिवाइडेड बाय 60 लाख है, और 60 लाख जो है वो ₹2 का एक पार पर इशू होगा। तो ये मेरे पास बेटा इधर वाला ईपीएस आ गया। पढ़ कर लो, पहले सब सोच लो, समझ लो कैसे बनाया मैंने। फिर दूसरी साइड कहता है आपको इक्वल में करना है। इक्वल में करना है मतलब दोनों में 40-40 लाख होगा बेटा, 40 लाख का इक्विटी, 40 लाख का डेट। तो अगर हम यहां पर बात करें तो वी वुड से ईबीआईटी कमाया 40 लाख का 12%, उस पे टैक्स का एडजस्टमेंट, अब प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो बात खत्म, यहां पर 40 लाख बाय 100। तो अगर हम इसको सिंपलीफाई करें तो दिस वुड बिकम ईबीआईटी माइनस 2,40,000 इनटू 0.70 डिवाइडेड बाय बेटा 60,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 4,80,000 इनटू 0.70 डिवाइडेड बाय 40,000। अब आप देखो ये दोनों बेटा आपस में शहीद हो गए, ये 0 भी आपस में शहीद हो गए। अब बचा क्या हमारे पास बेटा, 4 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी माइनस 2,40,000 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी और माइनस में 4,80,000। तो 4 टाइम्स ईबीआईटी माइनस 16 1 8 9 9,60,000, ये हो जाएगा 6 टाइम्स ऑफ ईबीआईटी और माइनस ये कितना हो जाएगा 28,80,000। तो इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ईबीआईटी इज इक्वल टू, डिफरेंस निकाल लो इनका, 19,20,000। तो इसका मतलब दोस्तों ईबीआईटी इज इक्वल टू 9,60,000। तो यानी कि इन डिफरेंस लेवल तो हमारा कितना राइज हो रहा है सर, इन डिफरेंस लेवल हमारा अराइज हो रहा है 9,60,000 का। पहले दोस्तों ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, तो इन डिफरेंस लेवल तो हमारा 9,60,000 का आ गया। बट दोस्तों अभी कहानी खत्म नहीं हुई, अभी कहानी बेटा खत्म नहीं हुई। बेटा एग्जिस्टिंग है ही नहीं भाई, यहाँ पर तो एग्जिस्टिंग क्यों लूंगा मेरे दोस्त, एग्जिस्टिंग है ही नहीं बेटा। ठीक है, चलो पहले ये वाली बात समझ में आ गई, तो हमारे पास इन डिफरेंस लेवल तो आ गया। ये हमारा आधा आंसर हो गया, व्हाट विल बी द इंडिफरेंस पॉइंट बिटवीन द टू फाइनेंसिंग मोड्स। सर इसका मतलब 9,60,000 पर ये दोनों का ईपीएस आपस में क्या होगा बेटा, बराबर होगा। 9,60,000 पर दोनों का ईपीएस बराबर होगा। अब मेन आता है सर इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, हाउ वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट दिस सिचुएशन। ठीक है, ये बोला था ना कुछ अलग अलग डिफरेंट स्टेट सिचुएशंस में क्या होगा। तो बेटा जरा ध्यान से सुनना, अब आता है नेक्स्ट लेवल जो आपको समझाना है। अब हम कहते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए बेटा अब आपको यहां पर थोड़ा दिमाग और बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो तैयार हो बेटा मेरे साथ। चल हमारे पास दो प्लान है, एक प्लान 1 एक प्लान 2, राइट। कौन सा बेटा 4 और 6, अरे मैडम ये 4 इधर चला गया, ये वाला 6 क्रॉस मल्टीप्लाई इधर चला गया। ठीक है मैडम, चलो आ जाओ जरा, एक प्लान 1 और एक प्लान 2। अब अगर आपको याद हो हमने इससे पिछला एक चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने आपके साथ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट होता था इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी। बेसिकली ये वो लेवल होता था, ये वो लेवल होता था जहां पर हमारा ईपीएस 0। अब याद आ गया बेटा, ये वो लेवल जहां पर हमारा ईपीएस 0। हाँ सर याद तो आ गया कुछ। तो अब जरा पहले इसका ये लेवल देखते हैं। प्लान 1 में बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट बेटा 2,40,000 का, प्रेफरेंस डिविडेंड है नहीं तो ये 2,40,000, यहाँ पर 4,80,000 0 4,80,000। अब देखना कितनी सारी बातें आपको मैं एक साथ समझाऊंगा, तो थोड़ा दिमाग और बुद्धि मेरे साथ लगाकर रखना। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बेटा इसका एक ग्राफ बना दूंगा। यहाँ पर इसको हम प्रैक्टिकली बोलते हैं ईबीआईटी ईपीएस ग्राफ। एक साइड में लिखता हूँ ईबीआईटी और एक साइड में लिख दूंगा ईपीएस, और ये आ गया बेटा 0। अब जरा ध्यान से सोचना, प्लान 1 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कितने पर था, प्लान 1 का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 2,40 पर है। 2,40 का मतलब क्या है कि जब ये 2,40,000 का ईबीआईटी कमाएंगे तो मेरा ईपीएस 0। तो बेटा इस पूरे पर ईपीएस 0 होता है, ये पूरी वाई एक्स एक्सिस पर ईपीएस 0 होता है। तो मैं यहां पर मार्क कर देता हूं, लेट्स सपोज 2,40,000। ठीक है जी, फिर इसका मैं डबल कर दूं लगभग, तो ये हो गया 4,80,000। फिर ये 2,40 और ये अगला 2,40, तो ये 9,60,000। पहले ब्रॉडली समझ में आ गया बेटा ग्राफ, बोलो जी।
मैंने अंदाजे से बनाया, अंदाजे से बस आपको दिख रहा है कि यहाँ 240 का गैप आ रहा है। अब मैं सबसे पहले एक 240 से लाइन बनाता हूँ, यहाँ से पॉइंट से बनाकर मैं एक लाइन पकड़ के ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, एक लाइन ऐसे पकड़ के मैंने ड्रॉ कर दी। ये मेरा क्या बन गया सर, ये है हमारा प्लान 1 का ग्राफ। कि प्लान 1 का ग्राफ अंदाजे से बनेगा ये तो। अब प्लान 2 का ग्राफ मोर एक्यूरेटली बनेगा। कैसे सर, सुनिए। प्लान 2 कहता है बेटा ये किसी भी कोई भी एंगल पे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जैसे जैसे ईबीआईटी बढ़ेगा वैसे वैसे ईपीएस बढ़ेगा ना, तो इसलिए ऐसे बनता है ये ग्राफ। ठीक है बेटा। अब मुझे ये पता है कि मेरा प्लान 2 480 से स्टार्ट होगा, मतलब मेरे को एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल गया, एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया। बट मुझे ये भी पता है इन दोनों का ईपीएस बराबर कब होगा, 960 पर। यानी कि बेटा कहना ही से समवेयर इस पॉइंट पर, समवेयर इस लेवल पर ये दोनों एक दूसरे को क्या बोलेंगे, धप्पा तू यहां मैं यहां, इंटरसेक्ट करेंगे बेटा दोनों एक दूसरे को, क्योंकि इसी लेवल पर तो ये वाला ईपीएस यहां पर क्या हो जाएगा, इक्वल। तो अब देखिए जब मैं सेकंड ग्राफ बनाऊंगा तो मैं सेकंड ग्राफ 480 से शुरू करूंगा, इसको क्रॉस करता हुआ ये निकलेगा। यानी कि अब ये मेरा बेटा प्लान सेकंड का ग्राफ। क्या पहले अब ग्राफ बनाना पहले समझ में आया आप सबको? आर यू क्लियर विद मीनिंग ऑफ द ग्राफ? बेटा सिंपल है। सबसे पहले जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है, जो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट है वो लेवल होता है जहां पर मेरा ईपीएस 0। तो यहां से हो गया इसका स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि इस पर इस पूरी एक्सेस पर ईपीएस 0 है, पूरी एक्सेस पर ईपीएस 0। तो 480 से ये शुरू होगा, फिर ये जाएगा कहां, जाएगा बेटा प्लान 2, जब जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। ये हमने यहां पर निकाला था, इंटरसेक्टिंग इंटरसेक्ट 9 है, यहां पर हम देख चुके हैं कि इंटरसेक्ट करेगा। तो ये 960 इसका इंटरसेक्टिंग, क्योंकि ये वो लेवल है जहां पर ईपीएस से मैं चेक कर लूं दोनों का ईपीएस बराबर आ रहा है, तो इस वजह से ये वाला बेटा यहां पर क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट हो जाएगा। अब मेरी बात समझ में आ गई? अब मैं चलता हूं इसके फाइनल इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पर। तो बेटा फाइनल इंटरप्रिटेशन वाला पार्ट हम क्या करेंगे, देखो हमारे लिए बेस क्या बन गया 960। तो अब मैं यहां पर एक टेबल बना दूंगा, एक साइड में लाऊं लेवल ऑफ ईबीआईटी और दूसरी साइड में लिखता हूं सजेशन या रिकमेंडेशन, आप जो मर्जी बोल दो। तो अगर मैं इसकी इंटरप्रिटेशन पर जाऊं तो देखिए बेटा, अब ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना बेटा कि अब ये इंटरप्रिटेशन कैसे है, क्योंकि ये अब आपका मेन पॉइंट आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा। स्नेहा बेटा ये सिंपल मैथ्स होती है, एक्स एक्सिस पर वाई बेटा 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स 0 होता है। याद आया दोस्त कुछ? स्नेहा याद आ गया बेटा? इस पूरी एक्सिस पर ये 0 होता है, तो यही तो बस वही पॉइंट है बेटा। ठीक है, चलो अब सुनो। देखो बेटा हमारे ये दोनों ईपीएस, देखो हमारा एम क्या था, हमारा एम सिंपल सा था कि हमें तो कैपिटल का मैक्सिमाइजेशन करना है, यानी कि ईपीएस का। देखो सबसे पहले दो बराबर है 960 का, तो अब आप सबसे पहले देखो 960 से कम। तो अगर मैं ये मानता हूं कि हमारी कंपनी का एक्सपेक्टेड ईबीआईटी, तो कंपनी उम्मीद कर रही है कि वो 9,60,000 से कम कमाएगी। अगर तो हमारी कंपनी ये मान रही है कि वो 9,60,000 से कम कमाएगी, तो बेटा बताइए 9,60,000 से कम, यानी कि इस वाली रेंज में आ गए। इस वाली रेंज में कहीं भी खड़े होकर देखो कौन सा दूर है, प्लान 1 इज बेटर। इस वाली रेंज में प्लान 1 इज बेटर, तो अपन क्या बोलेंगे, हम क्या सजेस्ट कर देंगे, प्लान 1। अगर तो आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी बिल्कुल 9,60,000 के बराबर है, तो बेटा आप क्या कहोगे, एनी ऑफ द प्लान। भाई दोनों ही बढ़िया, कोई भी कर लो, दोनों बराबर ही आएंगे। और अगर आपका मैनेजमेंट ये उम्मीद कर रहा है कि आपका ईबीआईटी 960 से ज्यादा आएगा, तो बेटा 960 से ज्यादा पर यहां खड़े हो जाओ, तो दूर कौन सा हो गया, प्लान 2। तो फिर उस केस में आप क्या रिकमेंड करोगे, प्लान 2। पहले ये इंटरप्रिटेशन बेटा समझ आइए। अब आपको एक ये पहले ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ आई, ये आपको बेटा क्या हुआ, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन समझ आई। देखो हम ना फाइनली एज अ कंसल्टेंट ये मैनेजमेंट को देंगे, हम क्या करेंगे, एज अ कंसल्टेंट ये मैनेजमेंट को देंगे। भाई देखो हमें तो नहीं पता प्रोजेक्ट कितना कमाने वाला है, वो तो जो काम करने वाला है, जो एक्चुअली काम करेगा उसे पता होगा। अगर उन्हें लगता है कि 9,60,000 से कम कमाएंगे, तो हम कहेंगे भैया सारा पैसा इक्विटी का लगाओ या डेट कम से कम लो। अगर आपको लगता है दोनों बराबर, ये तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब ये तो बेकारी बात है। ये वाला अगर ऑप्शन है कि 960 से ज्यादा है, तो भैया फिर तो आप डेट ज्यादा लो। एक तो बेटा ये हो गया बेटा, दूर इसलिए क्योंकि जो ज्यादा दूर है उसका तो ईपीएस ज्यादा है ना दोस्त। बेटा ईपीएस यहां से देखेगा तो इसका ज्यादा, यहां से देखेगा तो इसका ज्यादा, सिंपल। ठीक है, अभी सुनो, अभी और बता रहा हूं, खत्म नहीं हुई मेरी बात। ये तो एक इंटरप्रिटेशन हुआ बेटा, 9,60,000 दोस्त यहां से आया था, ये रहा 9,60,000 बेटा, जहां पर दोनों का ईपीएस बराबर था। ठीक है, चलो बेटा ऑप्शन 1 यहां पे खड़ा हो जा, दूर कौन सा दिख रहा है, जो दूर है उसका ईपीएस ज्यादा, तो किस लेवल पे खड़ा है, तो या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है, तो तू हाईएस्ट वाले पर ये लेगा ना बेटा। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना, एक और एस्पेक्ट सुनना चाहोगे इसका, एक और एंगल इसका समझने का। चलो समझते हैं, यहां पर हमारा 960 ही क्यों निकला, 960 क्या है, व्हाट इज 960? ये इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आइए जरा समझते हैं। बेटा 960 क्या है, ईबीआईटी का लेवल है। बताना हमने कैपिटल कितना लगाया था, अरे सुन तो लो, हमारे बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, 80 लाख। तो बताना जरा यहां पर थोड़ा सा मेरे साथ, यहां पर समझना मेरे साथ थोड़ा इंटरप्रिटेशन बेटा। एक और एंगल समझा रहा हूं आपको, आरओआई एट इंडिफरेंस लेवल कितना, अगर आप ध्यान से सोचो ये 12% आ रहा होगा, 9,60,000 80 लाख पर, तो आरओआई बेटा 12% आ गया। सोचो जरा सोचो, आरओआई 12% आ गया। अब जरा सोचना ये 12 क्यों आया, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट 12% है। अब आप खुद सोचो, अब 2 मिनट की अपनी बुद्धि लगाना, यानी कि अगर अब मैं एक और एंगल इसका समझने का, चलो समझते हैं। यहां पर हमारा 960 ही क्यों निकला, 960 क्या है, व्हाट इज 960? ये इंटरप्रिटेशन थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आइए जरा समझते हैं। बेटा 960 क्या है, ईबीआईटी का लेवल है। बताना हमने कैपिटल कितना लगाया था, अरे सुन तो लो, हमारे बिजनेस में पैसा कितना लगा हुआ है, 80 लाख। तो बताना जरा यहां पर थोड़ा सा मेरे साथ, यहां पर समझना मेरे साथ थोड़ा इंटरप्रिटेशन बेटा। एक और एंगल समझा रहा हूं आपको, आरओआई एट इंडिफरेंस लेवल कितना, ध्यान से सोचो ये 12% होगा, 9,60,000 80 लाख पर, तो आरओआई बेटा 12% आ गया। सोचो जरा सोचो, आरओआई 12% आ गया। अब जरा सोचना ये 12 क्यों आया, क्योंकि बेटा इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट 12% है। अब आप खुद सोचो, अब 2 मिनट की अपनी बुद्धि लगाना, यानी कि अगर अब मैं कह रहा हूं एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 960 से कम,
तो इसको दूसरे शब्दों में मैं बोलूं, मेरा आरओआई 12% से कम होने वाला है। सोच के देखो, अगर मैं 960 से कम कमाऊंगा तो मेरा आरओआई से कम होने वाला है। बताओ, अगर मैं 12% से कम कमाने वाला हूं तो क्या मेरे सर पे सींग है कि मैं डेट वाले लोगों से पैसा लूंगा? क्योंकि डेट वालों को तो मिनिमम कितना देना है? डेट वालों को तो 12 देना ही देना है। डेट वालों को तो 12 देना ही देना है। पहले दोस्तों बात सारी है, यानी कि अगर मैंने डेट ले लिया तो मैं लिवरेज को अगेंस्ट में कर रहा हूं, मेरे बिजनेस का त्राहिमाम। अब समझ में आया एक और इंटरप्रिटेशन? यहां पर एग्जैक्टली आरओआई 12 है तो यहां कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यहां पर आरओआई 12 से ज्यादा है। जब मेरा आरओआई 12 से ज्यादा है तो मैं क्या कहूंगा? ले लो भाई डेट ले लो, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मिलेगा, ले लो भाई मैं तो ज्यादा कमा रहा हूं, डेट वालों को 12 देना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का फायदा लूंगा। अब आपको और डिटेल इंटरप्रिटेशन समझ आया होगा। तो यहां पर आपका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का कांसेप्ट भी यहीं पर बेटा, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है एक्चुअली। तो प्रैक्टिकली ये सब देखा जाता है, प्रैक्टिकली बेटा ये सब देखा जाता है। तो प्रैक्टिकली बेटा ये हमें इंटरप्रेट करना होता है, और ये इंटरप्रिटेशन तभी हो सकता है आपको बेसिक फंडास पता हो। जिन बच्चों को पता ही नहीं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब क्या है, वो बेटा बस तो घूमते रहते हैं, रट्टे मार के बैठ जाते हैं, इंग्लिश की किताब में दो चार लाइन लिखी हुई है वो समझ ली। बट ये अगर आपको समझना है, सो दिस इज द वे आपको जो प्रैक्टिकली समझना होता है ये पूरा टॉपिक। अब आपको पहले यहां तक समझ में आया होगा, है ना? अब रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ। अभी तो ये इजी वाला लेवल था, ये एक इजी वाला लेवल था। अब इसका नेक्स्ट लेवल पे चलेंगे। अब हम इसके और नेक्स्ट लेवल पे, अब नेक्स्ट लेवल क्या होगा बेटा? नेक्स्ट लेवल का सर ये तो दो ही ऑप्शंस थे, मान लो हमारे पास अगर 3 ऑप्शंस आ गए तो क्या होगा? मान लो देयर आर 3 ऑप्शंस, तो अपन कहते हैं अब यहां पर आएगा हमारा बेटा पीटीआर। पीटीआर कहता है इन केस इफ क्वेश्चन प्रोवाइड 3 ऑप्शंस। अब की बार बेटा मेरा क्वेश्चन मुझे 3 ऑप्शंस दे रहा है, यहां तो दो ही थे ना, इक्विटी प्लस डेट इतना, इक्विटी प्लस डेट इतना। तो हम क्या करें? देन आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा बेटा इंडिफरेंस लेवल, और उसके लिए ये करना पड़ेगा, इंडिफरेंस लेवल विल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज। तो आप जो इंडिफरेंस लेवल निकालोगे बेटा वो इस प्रकार से, सबसे पहले ए एंड बी बीच में, फिर बी एंड सी के बीच में, और फिर आप ए एंड सी के बीच में। पहले दोस्तों बात समझ में आई? और फिर उसमें 3 ग्राफ बनेंगे, तीनों का इंटरप्रिटेशन एंड सो ऑन। अभी करते हैं वो सब बातें, पहले आप यहां तक का कॉपी करो, वो वाला भी करते हैं। पहले करो ये वाला कॉपी, करिए बेटा जल्दी से कॉपी करिए फटाफट, पास पास। बेटा अभी मैंने बताया 9,60,000 तक आपका 9,60,000 जो है वो आपका इंडिफरेंस लेवल है ऑन अ कैपिटल ऑफ 80 लाख। 80 लाख का कैपिटल था तो 9,60,000 बेटा 80 लाख का कितना हो गया? 12% हो गया, वही इंटरेस्ट लेता है यहाँ पर। तो जब आप इंटरेस्ट के बराबर कमा लोगे तो इंडिफरेंस पर आ गए। अगर आप इंटरेस्ट से ज्यादा कमा रहे हो तो लोन लेना अच्छी बात है, और इंटरेस्ट से कम कमा रहे हो तो लोन बिल्कुल मिनिमम रखो, क्योंकि वरना वो आपके बिजनेस को कट डाउन कर देगा, लेवरेज आपके अगेंस्ट हो जाएगा ना। अब समझ में आ गया? यही मैंने बताया अभी और जानवी। हाँ जी बेटा वो 80 लाख क्वेश्चन में गिवन है बेटा याशिका। बेटा प्लान का सिलेक्शन सिंपल है। अगर आप ग्राफिकल फॉर्म में देख रहे हो तो ग्राफिकल फॉर्म में आप देखोगे तो ग्राफ के एक्स एक्सिस पर खड़े हो जाओ, जो लाइन दूर है, क्योंकि जो लाइन दूर है उसका ईपीएस ज्यादा। और अगर आरओआई के कांसेप्ट समझ रहे हो तो वो भी मैंने बता दिया। जब आपका इंटरेस्ट रेट से ज्यादा आरओआई आ जाए तो लोन ज्यादा इस्तेमाल करो। अगर आपका आरओआई इंटरेस्ट रेट से कम आ रहा है तो भैया इंटरेस्ट मत यूज करो, या बिल्कुल मिनिमम जो भी दे रहा है। दोनों तरीके बता दिए बेटा आपको। बेटा हिमांशु पेपर के अंदर अगर सिर्फ इंटरप्रिटेशन पूछा तो ग्राफ मत बनाओ, सीधा कर दो, ठीक है ना? ग्राफ बोलेगा तो बना देना। हाँ जी बेटा 9,60,000 पर ईपीएस 0 है, 240 और 480 पर आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब उतना तो मिनिमम हो गया। कर सकते हो बेटा कृष्णकांत, मैंने आपको बोला था बेटा कर सकते हो। बेटा प्रैक्टिकली तो बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक चीज होती है, बहुत सारी चीजें हैं। मेरे पास तो पूरे प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बट मैं अभी दिखा नहीं सकता, थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियलिटी वाला मैटर होता है, तो आई कांट शो यू दोस थिंग्स। हो गया बेटा यहां तक? बेटा डिपेंड करता है कैसे डेटा है। अब डिपेंड करता है बेटा कैसा डेटा है क्या है, तो ऐसे मैं बोल नहीं सकता कि क्या होगा, मतलब आई एम जस्ट सेइंग इट। इंक्रीमेंटल टोटल बेटा कुछ भी हो सकता है। हाँ जी बेटा 3 पॉइंट वाले का भी क्वेश्चन है, वही करवाऊंगा इसके बाद। पहले ये कॉपी कर लो, फिर 3 पॉइंट वाले क्वेश्चन करवाना है। हो गया बेटा ये वाला सारा सबका? चलिए अब आप ये क्वेश्चन नंबर 6 बेटा नोट कर लीजिए, नोट डाउन दिस क्वेश्चन नंबर 6 बच्चा। बेटा जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो ईशा, जल्दी करो। जल्दी, ये दूसरी वाली ईशा यार, दो ईशा है, मैं क्या करूं? जल्दी करो बेटा, जल्दी करो, फटाफट फटाफट, शाबाश। आज ना मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो आज थोड़ी सी एनर्जी मेरी डाउन है, वरना थोड़ी सी ज्यादा ही होती है, थोड़ी सी पता नहीं क्या। हाँ नहीं छुट्टी नहीं, मतलब पता नहीं वैसे ना थोड़ा सा वैसे हो रखा है। अरे कुछ भी नहीं हुआ, मतलब नथिंग, ऐसा कुछ तबीयत खराब नहीं है, बस अब आज समझ नहीं आ रहा कुछ हो क्या रहा है, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा। एक तो सुबह सुबह प्लान कैंसिल हो गया, फिर ऊपर से और पता नहीं क्या क्या हो रखा था, मैं बाहर में सब कुछ। तो आज मैंने सुबह से कुछ काम नहीं किया, ऐसे बैठा हुआ था, मैं डायरेक्ट पड़ा हुआ ही बस। हाँ अंदर से फील नहीं आ रही एक्चुअली, वो फील नहीं आ रही ना। फिर मैंने कहा नहीं यार क्लास में तो चलता ही हूँ, क्लास तो छुट्टी नहीं करेंगे, क्लास में चल के थोड़ा ठीक हो जाता है, एनर्जी आ जाती है, वापस पढ़ाते हैं, गप्पे मारते बातें करते हैं, ठीक नहीं आ रही। हाँ वही वो प्लान कैंसिल हो गया ना, तो मूड थोड़ा ऑफ सा हो गया। मैंने कहा चलो देखते हैं बेटा हिमांशु, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। यार उत्तराखंड मुझे आना है, मेरे को ना उत्तराखंड आना है, बट पता नहीं कब आऊंगा, मेरे को खुद नहीं पता। वो देखो एक और बच्चा कह रहा है एक छुट्टी ले लो सर ना, छुट्टी ले लो। आगरा तो बेटा मैं थोड़े टाइम पहले आया था मैं यार, दोबारा नहीं आऊंगा, बहुत गर्मी है यार। दिल्ली में कम गर्मी है जो आगरा में गर्मी खाऊंगा मैं। आगरा तो मैं थोड़े टाइम पहले गया था। चलो मस्त है बेटा, नैनीताल भी गया था, थोड़े टाइम पहले गया था। नैनीताल देहरादून, मैंने नैनीताल और कहाँ गया था मैं? जिम कॉर्बेट। हाँ जी बेटा दिल्ली में रहता हूँ गलती से। मंडी में गया था ऑडिट पे, मेरा पहला ऑडिट मंडी का था। हाँ
अबे परम ढोकले खाने का प्लान तो बना रहा था, कैंसिल हो गया था बस। हाँ जय माता दी कर लो, बस यही बचा है सर। चलो कॉपी हो गया। अरे जल्दी करो बेटा, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ जी बेटा, मैं बचपन से ही दिल्ली में हूँ, है ना, मैं बचपन से ही दिल्ली में हूँ। शिट, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। चलिए बेटा नेक्स्ट करिए फटाफट से। चलो जल्दी से करो बेटा, जल्दी से करो बेटा। पहले मैं कॉपी कर लो। देखो अभी ना एक क्वेश्चन और करवाना है मुझे, एक क्वेश्चन मुझे और करवाना है, एक क्वेश्चन और करवाना है। एक क्वेश्चन करवा के ना फिर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। फिर हमारा इसका सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू हो जाएगा। समझ गए मेरी बात? इसका बेटा सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो मुझे सेकंड पार्ट में वो भी करना है, तो इसलिए करो जल्दी जल्दी करो। हाँ जी बेटा, वो थ्योरी वाला पार्ट वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम उसको बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे। भाई लोग रट्टे रट्टे मार मार के थक जाते हैं, तुम रट्टे क्या, तुम सबको सिखा दोगे यार, पागल ऐसे थोड़ी होता है, इतना आसान है। हम उसके अंदर भी एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझ के। हाँ जी, मोदी साहब को भी लाएंगे। चलो पहले जल्दी कॉपी करो बेटा, देखो फटाफट फटाफट जल्दी कॉपी करो। एक मजेदार क्वेश्चन करवाना है आपको, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा, भौचक्का सा, मजेदार। हो गया बेटा यहाँ तक? एवरीवन डन? ऑल डन बेटा, सेट हो गया यहाँ तक? करिए बेटा जल्दी से नेक्स्ट। अरे बबलू वालों जल्दी कर लो यार, तुसी इंज ना कर पाओ, है ना, तुसी बड़ा कर पाते हो। हो गया भाई, हो गया बबलू वालों। बेटा तू 150, अभी तो तीसरा चैप्टर चल रहा है और तेरे 150 हो गए। नालायक, अभी तो बेटा पता नहीं कितने बढ़ जाएंगे, जल्दी करो बेटा। पेजेस गिनने से कुछ नहीं होगा, दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसने से सब कुछ होगा। पेजेस तो काला हर कोई करता रहता है, दिमाग में किसी को घुसता ही नहीं ना, चक्कर तो यही है, बुद्धि में तो जाता ही नहीं ना। अरे बाप रे, वो देखो कह रहा है मैंने तो पेज नंबर भी परसेंटेज में डाल दिया। ये एक और हमारा होनहार बच्चा है। चलिए बेटा जल्दी करिए प्लीज, फटाफट फटाफट फटाफट, शाबाश, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से, शाबाश मेरे दोस्त, जल्दी से शाबाश। हो गया बच्चों यहाँ तक? डन। चलो अब मैं लेता हूं आपके साथ एक लेवल का जंप। कर लो फटाफट से, फटाफट करो फटाफट करो। हम लेंगे बेटा इसके बाद एक नेक्स्ट लेवल का। बेटा मन बहुत अच्छी बात है। अगर देखो ये वाली बातें चल रही है ना मेरे लिए कि सर बहुत ज्यादा पढ़ाते हैं, डीप में पढ़ाते हैं, होमवर्क ज्यादा देते हैं, मैं खुश हूं। ऐसी गालियां पढ़नी चाहिए मेरे को, ऐसी तो पढ़नी चाहिए बेटा मुझे, ऐसी गालियां पढ़ती है तो बहुत अच्छा है बेटा। आज आज वो ये सोच रहे हैं ना, तो कल जब उनके साथ धप्पा होगा तो कोई नहीं, पछता के वापस आएंगे, फिर पछता के अपने आप घूम फिर के वापस आएंगे। अब वो 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट पता नहीं कितने। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अरे निकाल ले दो बेटा जिसको जो निकालना है, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। हम अपना बेस्ट कितने। चलो जल्दी से नोट डाउन करो। अरे निकाल ले दो बेटा जिसको जो निकालना है, मैं इतनी टेंशन नहीं लेता, मैं अपने काम से काम रखता हूँ। हम अपना बेस्ट दे बस, लाइफ में उतनी बहुत बड़ी बात है। हम अपना बेस्ट दे देना बस, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक बच्चा पूछ रहा है आपने एफएम कहां से पढ़ा था, तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, मैंने सीए फाइनल में 2 या 3 सब्जेक्ट की क्लासेस ली थी। 4 सब्जेक्ट की क्लास ली थी, और उससे पहले कोई नहीं थी, सब अपने आप ही पढ़ा था। तो 4 सब्जेक्ट की क्लास ली थी मैंने, तो तब मुझे पता है कि वो कैसे हुआ था, क्या हुआ था। और उसके अलावा बेटा सब अपने आप ही पढ़ाई करी थी। और बाकी हमने आर्टिकलशिप में बहुत कुछ सीखा। तो सीखते सीखते सब सीखते प्रैक्टिकली सीखे, और जब उसको इंप्लीमेंट करा, प्रैक्टिकली करा, तो बेटा ये जो एक्सपर्टीज का लेवल है ना, ये पता कैसे आता है, ये ना सीए के बाद आया। कॉस्टिंग में एक्सपर्टीज मैंने प्रैक्टिस करते करते सीखी, आर्टिकलशिप में सीखी थी। एफएम मैंने सीए बनने के बाद जब मैंने बैंक में काम करा था, उसके बाद का जो एक्सपीरियंस था उस वो एफएम में बहुत, उसने एफएम में को और ज्यादा क्लियर कर दी। सो दैट इज हाउ इट वर्क्स। तभी तो ये मैं 2 सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, वरना पढ़ाने को तो बेटा कई लोग सब कुछ पढ़ा लेते हैं, है ना, कई लोग सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेते हैं, मैथ्स भी पढ़ा लेते हैं, टैक्स भी पढ़ा लेते हैं, कॉस्टिंग भी पढ़ा लेते हैं, सब कुछ पढ़ा लेते हैं। बट मैं भैया मेरे को जो एक्सपर्टीज है वो दो। इट्स बेटर टू बी एन एक्सपर्ट रादर देन मल्टीपर्पज ऑफ एवरीथिंग, है ना। चलो अब मैं चलता हूं बेटा आगे। लेट अस प्लीज कंसंट्रेट। अब मेरी बातें छोड़ो बेटा, आप अपने ऊपर फोकस करो। अब लाइफ आपकी है, लाइफ आपकी है, मेरी नहीं है, तो आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। यहां पर आ जाओ, चलो अब इधर आ जाओ बेटा। अब मैं आपके साथ इसका एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। मेरे पास लगभग 20 मिनट का समय बचा है, 20-21 मिनट का समय बचा है। तो आप अगला क्वेश्चन थोड़ा मेरे साथ ध्यान से देख लो, समझ लो, ठीक है। अब मेरा अगला क्वेश्चन ध्यान से देख लो और समझ लो। सो हियर वी स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 7, जो आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। हमारे क्वेश्चन नंबर 8, तो इधर देखिए। एसके लिमिटेड इज कंसीडरिंग 3 फाइनेंशियल प्लान्स। की इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज। इन्वेस्टमेंट होने बेटा 2 लाख का, प्लान्स ऑफ फाइनेंसिंग, इक्विटी कितना, डेट कितना, प्रेफरेंस। अगर मैं देखूं तो सारा इक्विटी प्लस डेट, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस। आई होप पहले बात समझ में आ गई। तो आपको 3 प्लान्स दे दिए। अब की बात ध्यान से सुन लेना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना, मैं बार-बार बोल रहा हूं, यहां पर वरना बड़ी दिक्कत में आ जाओगे, इसलिए मैं बोल रहा हूं प्लीज इस क्वेश्चन को केयरफुली कर लो।
कॉस्ट ऑफ डेट 8% है, प्रेफरेंस 8%, टैक्स रेट 50%, इक्विटी शेयर फेस वैल्यू 10, इशू एट अ प्रीमियम ऑफ 10। इसका मतलब दोस्तों हमारा जो इशू प्राइस है वो 20 रुपए हो गया। ऐसा टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। उम्मीद भरा ईबीआईटी 80,000 है, क्वेश्चन मैंने पहले बता दिया। रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन फॉर ईच प्लान, पहले ईपीएस निकालो, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट एंड कंप्यूट ईबीआईटी रेंज अमंग द प्लान्स फॉर इंडिफरेंस। बेटा सब कुछ पूछ डाला जितना अभी तक पढ़ा है इस टॉपिक में, मैंने जितनी बातें पढ़ाई सब पूछ डाली। तो आइए जरा हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप में हमें क्या निकालना है बेटा? ईपीएस। तो मैं यहां पर ईपीएस पहले निकालता हूं। ईपीएस निकालने के लिए हमारे पास बेटा 3 प्लान्स है बेसिकली जो हमें एग्जामिनर ने दे दिए हैं। तो यहां पर हम वो 3 प्लान्स बना लेते हैं बेटा, प्लान ए, प्लान बी एंड प्लान सी। तो मैं यहां पर अगर टेबल बनाऊं, सो दिस इज माय पार्टिकुलर्स, दिस इज आवर प्लान ए, दिस इज आवर प्लान बी एंड दिस इज माय प्लान सी, और ये बन जाएगा बेटा स्टेटमेंट ऑफ ईपीएस। अब मैं यहां पर एक काम कर रहा हूं, मैं सेकंड पार्ट भी यहीं पर कर देता हूं, दैट इज एंड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। मैं दोनों बेटा एक ही टेबल में फिट कर देता हूं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से, जो कि हमारे बना है 80,000 रुपीस का। तो ये तीनों प्लान्स में बेटा 80,000 माइनस कर देंगे दोस्तों इंटरेस्ट। अब देखो सबसे पहले वाले में तो सारा इक्विटी है, तो इसे कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरे वाले में 50% डेट है, तो मतलब 2 लाख का 50%, 1 लाख और उसका 8%, तो बेसिकली 1 लाख का 8%, वो तो 8,000 का डेट है और यहाँ पर भी कोई डेट नहीं है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास आ गया दोस्तों ईबीटी, ये हो जाएगा 80,000, ये 72,000 और मेरा 80,000। फिर इसमें से माइनस होगा टैक्स, जो कि है एट द रेट ऑफ कितना है 50% है, तो बेटा ये 50% हो जाएगा, यानी कि 40,000, 36,000, 40,000। लो जी, आई होप पहले ये वाली सिंपल सा मैटर तो क्लियर है बेटा। अब अगर हम इस मैटर को हटा दें तो मेरे पास क्या बच गया? सर मेरे पास बच गया ईएटी, ये बच गया बेटा 40,000, ये मेरे पास 36,000, ये बच गया मेरे पास 40,000। फिर मैं माइनस कर देता हूं इसमें से बेटा प्रेफरेंस डिविडेंड। अब प्रेफरेंस डिविडेंड सिर्फ लास्ट वाले में ही है, तो लास्ट वाले में देखेंगे 50% था, तो वो भी 1 लाख का 8% है, बोले तो 8,000। तो अगर मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर दूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा बेटा? मेरे पास आ गया ईए, ये हो गया 40,000, ये हो गया 36,000 और ये हो गया बेटा 32,000। अब हम निकालते हैं बेटा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो अगर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स की बात करी जाए तो भाई देखो पैसे चाहिए 2 लाख और 20 रुपए का इशू प्राइस है, तो यहाँ पर 2 लाख बाई 20, यहाँ पर 1 लाख बाई 20 और यहाँ पर बेटा 1 लाख बाई 20। सो दैट इज द वैल्यूज। तो ये है 10,000, ये 5,000 और ये भी 5,000। तो अब आप मुझे बता दीजिए सबसे पहले तो बेटा ईपीएस कितना? तो यहाँ से हमारे पास आ गया अपना ईपीएस। तो ईपीएस ये आ गया 4 रुपए, ये कितना हो गया 9 नहीं, ये कितना हो गया 7.20, 6.40। ये यार बेटा देख लो एक बार, ठीक है जी। अब साथ साथ मैंने आपको पहले ही बोला हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, साथ साथ हम यहाँ पर अपना फाइनेंशियल बीईपी निकाल लेते हैं, जो हो जाएगा इंटरेस्ट प्लस पीडी अपॉन 1 माइनस टी, यही हो जाएगा। तो आइए जरा करते हैं। तो इंटरेस्ट यहाँ पर 0 है, पीडी यहाँ पर 0 है, तो बेटा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट भी 0 हो गया। दूसरे केस पर चलते हैं, इंटरेस्ट 8,000 है, फाइनेंशियल ब्रेक इवन 0 है, तो ये वैल्यू बेटा 8,000 हो गई। इधर चलते हैं, इंटरेस्ट 0 है प्लस पीडी 8,000 है और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.50, तो इसका मतलब बेटा ये 16,000 आ गया। आई होप दोस्तों पहले ये वाली बात समझ में आ गई। अब देखो ये करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट लेवल क्या करना है? मुझे नेक्स्ट लेवल अब इनके इंडिफरेंस लेवल निकालने हैं। तो अब मैं चलता हूं अपने क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सा प्लान जो है वो सुपीरियर है और कौन सा प्लान अंडर वैल्यूड है या कब कौन सा लगेगा। तो अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा मेरे साथ, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 प्लान है, ए बी सी। तो अपन पहले 2-2 करके प्लान को चेक करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं इंडिफरेंस लेवल बिटवीन ए एंड बी। तो पहले अपन ए और बी की बात करते हैं, यानी कि अब मैं यहाँ पर बोलूं ईपीएस ऑफ प्लान ए शुड बी मेड इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान बी। अब ईपीएस ऑफ प्लान ए कमाया ईबीआईटी माइनस, अब देखो प्लान ए में तो इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ईबीआईटी बोलो या ईबीटी बोलो, यही बच गया सीधा 1 माइनस 0.5। और नंबर ऑफ शेयर्स बेटा कितने थे? यहाँ पर 10,000 शेयर्स हैं। आपने सब कुछ तो कर रखा है, आप तो बस वैल्यू जानिए और बाकी आ जाओ इधर। प्लान बी में कमाया ईबीआईटी, इसमें 8,000 का इंटरेस्ट है, फिर 1 माइनस 0.50 का टैक्स है और 5,000 शेयर्स है, राइट। अब देखो बेटा ये गया 2, ये 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5, तो बेटा नेट में क्या बच गया? ये बचेगा ईबीआईटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ईबीआईटी माइनस 8,000, ये 2 उधर चला जाएगा, जो बचेगा यहाँ पर 5,000, 2,000 वाला। तो यानी कि अगर मैं यहाँ से सॉल्व करूं, ईबीआईटी इज ट्वाइस ऑफ ईबीआईटी माइनस 16,000, तो मतलब ईबीआईटी कम्स एट 16,000। तो ये बेटा सबसे पहला स्टेप हो गया। अब सेम में हमें और काम करनी है, तो अब हम कहते हैं इंडिफरेंस लेवल बिटवीन बी एंड सी। आइए जरा इन दोनों के बीच में निकालने की कोशिश करते हैं। तो यानी कि ईपीएस ऑफ प्लान बी शुड बी मेड इक्वल टू ईपीएस ऑफ प्लान सी। अगर मैं ईपीएस ऑफ प्लान बी की बात करूं तो बेटा कितना? सर कमाया ईबीआईटी माइनस 8,000 इंटू 1 माइनस 0.50 होल डिवाइडेड बाय 5,000 इज इक्वल टू ईबीआईटी 1.50 माइनस 8,000 डिवाइडेड बाय 5। क्या बच्चों ये बात समझ में आती है? भाई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, पीडी है, इसमें इंटरेस्ट है, ये 5 और 5 तो कैसे लोग हैं, तो यहाँ बचेगा 0.50 ईबीआईटी माइनस 4,000 इज इक्वल टू 0.50 ईबीआईटी माइनस 8,000, यही बचेगा। सोचो, अब आप जरा सोच के देखो बेटा, ये दोनों ईबीआईटी तो कैंसिल हो गए भाई, ये वाला ईबीआईटी, ये वाला ईबीआईटी इधर आके माइनस हो जाएगा बेटा, ये दोनों ईबीआईटी माइनस हो जाएंगे। तो जब ईबीआईटी खत्म हो जाएगा तो निकलेगा कुछ भी नहीं, तो यानी कि इट इज नॉट डिफाइंड। क्या पहले बेटा बात समझ आई? मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में कोई इंडिफरेंस लेवल ही नहीं है। इसका मतलब कोई भी ऐसा लेवल नहीं है जहां पर इनका ईपीएस मैच करे। यानी कि एक तरह से ये दोनों ग्राफिकल फॉर्म में बोलूं तो पैरेलल लाइंस है व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। भाई इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा निकलता था ना, तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है ये दोनों पैरेलल लाइंस है, एक्चुअली ये इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे कभी। क्या अब समझ में आया बेटा? मैंने कहा था दिमाग लगेगा 3 वाले ग्राफ में, ठीक है। चलो अगला चलते हैं। अगला हमारे पास आ जाएगा इंडिफरेंस लेवल बिटवीन किस के बीच में? ए एंड सी। चलिए ये भी देख लेते हैं बेटा, बिल्कुल हो सकता है कभी तो आपको करवा रहे हैं ना बेटा। यहाँ पर हमारे पास थर्ड वाले लेवल में देखें तो अपन कहेंगे ईपीएस ऑफ ए शुड बी इक्वल टू बेटा ईपीएस ऑफ सी।
ए का मतलब कितना हो गया बेटा, ईबीआईटी इंटरेस्ट है नहीं 1 - 0.5 डिवाइडेड बाय 10,000 इज इक्वल टू ईपीआईटी इंटरेस्ट है नहीं 1 - 0.50 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय बेटा 5,000। तो अगर सिंपलीफाई करें तो ये चला गया 2 से, तो बचा क्या सर 0.50 ईबीआईटी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0.50 ईबीआईटी माइनस 8,000। तो अगर मैं सॉल्व करूं 0.50 ईबीआईटी इज इक्वल टू ईबीआईटी माइनस 16,000, 0.50 ईबीआई इज इक्वल टू 16,000, यानी कि ईबीआईटी इज इक्वल टू 32,000। पहले दोस्तों बात समझ में आ गई? जिनकी थोड़ी मैथ्स में दिक्कत है मैं उनको समझा देता हूं क्या हुआ है। बेटा 5,000 से 10,000 को डिडक्ट करके बच गया 2, ये 2 इधर चला गया, तो मैंने 2 बाहर लिख दिया, ये हो गया 1 में से आधा गया तो आधा ईबीआईटी 8,000, फिर 2 और आधा मिलकर बेटा 1 बन गया, सिंपल ईबीआईटी बन गया 1, और ये 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 16 इधर चल रहा है आधा, आधा ईबीआईटी 1 ईबीआईटी, तो 1 ईबीआईटी में से आधा जाएगा तो बचेगा आधा ईबीआईटी इक्वल टू 16, यानी कि ईबीआईटी इज इक्वल टू 32,000। तो थोड़ा मैथ्स कमजोर है, मैंने उनके लिए भी ये पूरा बता दिया। आई होप दोस्तों पहले बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बेटा इसके फिनाले स्टेप पर। अब फिनाले स्टेप ये है कि अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करना, तो मैंने कहा चलिए जरा इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो बेटा जरा यहाँ पर समझेंगे आप थोड़ा सा, ये हमारा इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन लिख देते हैं बेटा ईबीआईटी, ये हमारा ईपीएस और ये हमारा सी। अब जरा ध्यान से सुनना, अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्ट हुआ था 0, 8,000, 16,000 फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये चल रहे हैं 0 ना, फिर यहाँ भी 16, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ 32, तो कहने से बेटा 8,000 के मल्टीपल निकल रहा है। तो मैं अब अपने ग्राफ पे 8,000 के कांसेप्ट बना देता हूँ, तो ये बन गया बेटा 8,000, ये बना देते हैं अंदाजे से 16,000 के मल्टीपल निकल रहा है, 16,000 फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये चल रहे हैं 0, 8, 16, फिर यहाँ भी 16, यहाँ। अगर आप ध्यान से देखो तो स्टार्ट हुआ था 0, 8,000, 16,000 फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ये चल रहे हैं 0, 8, 16, फिर यहाँ भी 16, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, यहाँ 32, तो कहने से बेटा 8,000 के मल्टीपल निकल रहा है। तो मैं अब अपने ग्राफ पे 8,000 के कांसेप्ट बना देता हूँ, तो ये बन गया बेटा 8,000, ये बना देते हैं अंदाजे से 16, बनाना अंदाजे से है बट दिखेगा ये एग्जैक्टली आपको 16 के बाद ये हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा 32 एंड सो ऑन। आई होप पहली बात समझ में आ गई। लगभग एक अंदाजे से मैंने 8 पे बना दिया। अब मैं सबसे पहले प्लान ए की बात करता हूँ, तो अगर मैं प्लान ए की करूँ तो सबसे पहले उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 है, मतलब वो तो बनेगा 0 से, बेटा स्टार्टिंग पॉइंट ही उसका 0 है। अगर 0 ईबीआईटी है तो वो 0 ईपीएस है। तो सबसे पहले प्लान ए तो बेटा अंदाजे से, एक प्लान तो आपको अंदाजे से बनाना पड़ेगा, तो लीजिए ये मैंने आपके लिए तैयार कर दिया कोई एक प्लान ए अंदाजे से, ठीक है, इसका एंगल कुछ नहीं अंदाजे से बना दिया। अब बाकी का डेटा हमारे पास होगा तो बाकी का हमें थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा। प्लान बी की बात करते हैं पहले। प्लान बी का स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा होगा दोस्तों? प्लान बी का स्टार्टिंग पॉइंट 8,000 है, ठीक है। अब ये किस किस के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है? ये प्लान ए के साथ 16,000 पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है जी, और सी के साथ तो करता ही। तो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट हो गया 8,000, ये इसके साथ धप्पा करेगा बेटा 16,000 पर, यहाँ पर, यानी कि मुझे 2 पॉइंट्स मिल गए। मुझे अगर 2 पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन करती हुई लाइन बना दूं तो ये मेरा बेटा प्लान बी बन गया, क्लियर। चलो अब प्लान सी की बात करते हैं। प्लान सी स्टार्ट होगा 16,000 से, प्लान सी स्टार्ट होगा 16 से, बी के साथ तो वो कट ही नहीं करता, ए के साथ वो 32 पे कट करेगा। मतलब अगर मैं सिंपल बोलूं प्लान सी को, तो प्लान सी ए के साथ यहां पर लगभग कट करेगा और ये स्टार्ट 16 से होगा। तो यानी कि अगर मैं इन 2 पॉइंट्स को जोड़ दूं तो आपको दिख रहा है प्लान बी और सी पैरेलल लाइन बन रही है। आपको दिख रहा है बेटा प्लान बी और प्लान सी दोनों पैरेलल लाइन बन रही है, और हमने यही बोला था कि बी और सी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। तो अब आपको पहले ये ग्राफ समझ में आया है? बेटा रुक जाओ, खत्म नहीं हुआ मामला, अभी ग्राफ समझना है पहले। तो अभी तो ग्राफ बनाया है, अब इसको समझना है भाई, अभी तो इसको बनाया है, अब इसको समझना है। अब समझना क्या है दोबारा देख लो एक बार, पहले तो एक बार फिर से। प्लान ए का फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 0 था, तो 0 से स्टार्ट हुआ, अंदाजे से बना दिया। प्लान बी का ब्रेक इवन पॉइंट 8,000 था, तो 8,000 से बनेगा, बट ये 16 पर इंडिफरेंस लेवल ए से इंटरसेक्ट कर रहा था, 2 पॉइंट्स मिलकर ज्वाइन कर दिया। प्लान सी 16 फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट था, वहां से स्टार्ट हुआ, 32 ए के साथ था, तो ये 2 पॉइंट्स मिलकर ज्वाइन हो गए, ये दोनों पैरेलल हो गए, काम खत्म। अब आ जाओ बेटा फाइनल एंड द लास्ट इंटरप्रिटेशन, जो है मेन इस क्वेश्चन का। बेटा क्योंकि उसका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट दोस्तों आशीष बेटा 0 था, इसलिए वो 0 से हुआ। ठीक है दोस्तों, चलो मैं एक तरफ लिखूंगा लेवल ऑफ ईबीआईटी, अगेन जैसा भी हमने लास्ट में करा था लास्ट क्वेश्चन में, और यहां पर हम लिख देंगे रिकमेंडेशन। तो हमारे हिसाब से क्या रिकमेंडेशन हमारे हिसाब से बनती है, सुनिएगा। बताओ जी पहला इंडिफरेंस लेवल कहां पर था? हमें तो इंडिफरेंस लेवल की बात करनी है 16,000 पर। तो सबसे पहला केस होगा, हम कहेंगे अगर आपका एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 16,000 से कम है। अब बताओ अगर ईबीआईटी बेटा 16 यानी कि मैं इस रेंज में हूं, इस रेंज में सबसे टॉप लेवल पर कौन सा प्लान है? प्लान ए है। आपको दिख रहा है बेटा वो हाईएस्ट लेवल पर है, जो हाईएस्ट होगा उसका ईपीएस ज्यादा, बहुत ही बढ़िया। तो आप सीधा सीधा रिकमेंड कर दोगे इट इज प्लान ए। अगर हम कहते हैं कि भाई हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी एग्जैक्टली 16, तो इसका मतलब एनी ऑफ ए और बी हो जाएगा, आप दोनों में से कोई भी कर लो। तीसरा, अब हम कहते हैं हमारा एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 16,000 से ज्यादा, बट रुको दोस्तों, अब एक लेवल और आ गया है 32,000 का, क्योंकि अब एक और इंडिफरेंस है, तो वी हैव टू बी इन बिटवीन ना 16 से 32। चलो अब देखते हैं 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट कौन सा है? 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट है प्लान बी, शाबाश। तो यहां हम कहेंगे प्लान बी, बहुत बढ़िया। अगर हमारा एक्सपेक्टेड 32,000 के बराबर ये प्लान बी, शाबाश, तो यहां पर हम कहेंगे प्लान बी, बहुत बढ़िया। अगर हमारा एक्सपेक्टेड 32,000 से 32 की रेंज में हाईएस्ट है प्लान बी, शाबाश, तो यहां पर हम कहेंगे प्लान बी, बहुत बढ़िया। अगर हमारा एक्सपेक्टेड कौन सा है? 16 से इसकी, अब एक और इंडिफरेंस है, तो वी हैव टू बी इन बिटवीन ना 16 से 32। चलो अब देखते हैं 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट कौन सा है? 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट है प्लान बी, शाबाश, तो यहां पर हम कहेंगे प्लान बी, बहुत बढ़िया। 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट कौन सा है? 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट है प्लान बी, बहुत बढ़िया। अगर हमारा एक्सपेक्टेड 32,000 के बराबर या मैंने क्या लिख दिया,
एक्सपेक्टेड ईबीआईटी 32,000 के बराबर, या लास्ट केस क्या बनेगा, एक्सपेक्टेड ईबीआईटी इज ग्रेटर देन 32। वेरी गुड। देखो अब ये प्रॉब्लम होती है जब आप ध्यान से कुछ भी पढ़ते नहीं हो, जब आप बिना देखे बिना इंटरप्रिटेशन के तुक्के मारने करते हो ना, तो ये होता है। आइए जरा देखते हैं पहले तो 32,000 वाले लेवल पर बताना सबसे ज्यादा ईपीएस किसका है। आप ए और सी कह रहे थे थोड़ी देर पहले, अब आपको समझ में आ रहा है भाई 32,000 वाले लेवल पर सबसे ऊंची डंडी तो प्लान बी की है मेरे दोस्त, सबसे टॉप पर तो प्लान बी है। तुम ए और सी पर ही क्यों अटक गए, ग्राफ तो पूरा देखना पाएगा ना, बस हो रहा है तो होने तो, ग्राफ तो हमें पूरा देखना है ना, हमें तो एज अ कंपनी पिक्चर देखना है ना। तो एज अ कंपनी तो आपके लिए तीनों प्लान ही है, कोई एक थोड़ी है, आपके लिए तो तीनों प्लान है। वो तो 32,000 एक पॉइंट है जहां पर वो दोनों बराबर हो रहे हैं, बट मेरे पास एक ऑलरेडी पॉइंट है जो मुझे ज्यादा अच्छा रिटर्न दे रहा है, तो मैं तो उसी प्लान पे मैं कम वाले पे क्यों जाऊंगा। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, मैं किस पर जाऊंगा, मैं जाऊंगा बेटा टॉप वाले पर, दैट इज प्लान बी पर। तो दोस्तों मेरा इसमें भी रिकमेंडेशन प्लान बी हो जाएगा। फिर अगर मैं 32,000 के आगे चला जाऊं तो यहां पर देखो सबसे टॉप पर अगेन प्लान बी है, तो यानी कि बेटा यहां भी प्लान बी हो गया। तो दोस्तों अब बताओ क्या समझ में आया, यानी कि यहां से तो हमारा कंक्लूजन निकल गया सर, हम ये कह सकते हैं इट कैन बी कंक्लूडेड दैट प्लान बी इज डोमिनेटिंग ओवर अदर प्लान्स। भाई ये तो डोमिनेट कर रहे हैं सारे प्लान्स पर, और यही एग्जामिनर ने अंग्रेजी में पूछा था, यही तो पूछा था लास्ट पार्ट में। पढ़ो बेटा, देखो इंडिकेट इफ एनी ऑफ द प्लान्स डोमिनेट। आपको बताना है क्या कोई ऐसा प्लान है जो डोमिनेट कर रहा है, और कर रहा है तो आप रेंज वाइज बताओ। तो अब आपको समझ में आएगा बेटा इतना डिटेल में जाने का पर्पस क्या है, इतना डिटेल में जाने का पर्पस। भाई इतने सारों में से ये 1 2 3 4 बेटा 4 जगह पर प्लान बी है, तो भाई ये तो डोमिनेट कर रहा है ना। और मैंने आपको बोला था सिंपल सा पॉइंट है, जिस लेवल पर चाहिए वहां खड़े होकर देख लो, बस सिंपल। क्या पहले बेटा मेरी बात समझ में आ गई, बेटा मैंने रिपीट भी कर दिया दोस्त, 16,000 से कम है तो कम वाले पर चले जाओ तो ये ज्यादा है, 16,000 पर हाईएस्ट में यही दो आ रही है, 16 से 32 की रेंज में हाईएस्ट रहा, 32 पर भी हाईएस्ट ये रहा, 32 से आगे भी हाईएस्ट यही रहा, तो बेटा हर जगह तो बेटा प्लान बी डोमिनेट कर रहा है ना, दैट इज द सिंपल थिंग। क्या पहले दोस्तों बात समझ में आई। बेटा आपको ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, तो आप यहां से खड़े होकर इधर ईपीएस ऊपर साइड है ना इस वाली एक्सिस पर, तो आप इसी को तो मैक्सिमाइज करोगे ना मेरे दोस्त। हाँ बेटा पेपर में अगर आएगा तो ग्राफ बनाना ही पड़ेगा, बिना ग्राफ के बेटा आप एकदम से समझ नहीं पाओगे। देखो एकदम से समझ नहीं पाओगे बिना ग्राफ के, तो इसीलिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। बेटा 16,000 से कम हाईएस्ट तो यही वाला लेवल है ना बेटा, 16,000 से कम हाईएस्ट में तो बेटा यही वाला लेवल आ रहा है, दैट्स इट। ठीक है चलो अब मेरी बात सुनो, देखो अब मैंने अपनी तरफ को पूरा क्लियर करवाया। अभी अगर मान लो किसी को दिक्कत हो रही होगी, तो मैं उन सब बच्चों को एक बात बताता हूँ, ये वाला क्वेश्चन ना अपने आप सॉल्व करना, ये वाला क्वेश्चन बेटा अपने आप सॉल्व करना, मतलब मेरा सॉल्यूशन मत देखना, अपनी बुद्धि लगाना, और कहीं अटक जाओ तो देख लेना, यकीन मानना अपने आप समझ में आ जाएगा यार क्या कर रहा था, इतना तो आसान था ये। वो क्या होता है कई बार ना अपन हो जाता है एकदम से ना पॉइंट ऑफ फ्रैक्शन पर अपने को होता है ये एक साथ कैसे हो गया सब कुछ है ना, तो वो हो जाता है नेचुरल है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। तो बस आप ये एक बार अपने आप करना, मैं भी कॉपी नहीं करवा रहा आपको, ठीक है। अब ध्यान से सुनो आज की बात मेरी, अबे सुन तो लो नालायकों, सुनते ही दो बेटा, ध्यान से सुनो आज की सबसे इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहली चीज आपका है आज का होमवर्क में एक मैंने दिया क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 7, 8 आप एक बार अगेन अपने आप कर लेना, ठीक है, एक अपने आप कर लेना। इसके अलावा आपके पास है 9th 10th और 11th, ये आपके बेटा आज के होमवर्क है। दूसरा मंडे को हम आपका लेंगे टेस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, ठीक है बेटा। तीसरा इस हफ्ते अनफॉर्चुनेटली डाउट क्लास नहीं ले पाया मैं, रियली वेरी सॉरी। कमिंग वीक में मैं आपकी डाउट क्लास भी रखूंगा, मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को, तो मैं ट्यूसडे को आपके साथ आपकी जैसे हम हर हफ्ते लेते हैं डाउट क्लास भी रखेंगे, ठीक है। और चौथा कल की क्लास अगर होगी तो बेटा आपके प्लानर में आ जाएगी, नहीं तो छुट्टी है, संडे का ऑफ है, संडे को क्लास नहीं है। कल की अगर होगी तो आ जाएगी सैटरडे, जो भी आपके प्लानर में क्लास आएगी उसके अकॉर्डिंगली आ जाना, ठीक है बेटा। आप अपने प्लानर के हिसाब से आ जाना, मैं कुणाल सर से बेटा आज मैं उनके साथ बात कर लूंगा, मेरे को भी खुद नहीं पता मेरा प्लान क्या होगा, तो मैं आपको कैसे बता दूं, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं डेफिनेटली आपके साथ करता हूं, ठीक है। तो पहले बेटा बात समझ में आ गई, तो अब आपके पास ये सारा होमवर्क है जो आपने करना है। ये हमारा चैप्टर का आधा हिस्सा बेटा खत्म हो गया, हमारा चैप्टर का हाफ पार्ट खत्म हो गया, हाफ पार्ट इस चैप्टर का बचा जिसमें कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज करनी है। हम पूरी एफएम इतने ही कॉन्सेप्चुअल और मजेदार तरीके से आपके साथ पढ़ाएंगे, और आप पढ़ के यकीन मानना इस सब्जेक्ट में बहुत अमेजिंग बन जाओगे, बहुत मजेदार तरीके से, राइट। चलो अब हम चलते हैं, आज के लिए मिलते हैं, फिर आपसे उम्मीद करता हूं कल ही मिलेंगे, नहीं तो परसों में जैसे भी होगा, ठीक है। चलो बाय।